हेलो गाइस, हेलो माय डियर अपकमिंग मैकेनिकल इंजीनियर्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप लोग का हेल्थ काफी अच्छा होगा एंड आप लोग कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने एग्जाम को टारगेट करते हुए। सो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन टू एन वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्साइटिंग फर्स्ट लेक्चर ऑफ प्रोडक्शन। यानी आज से हम लोग प्रोडक्शन को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं एंड एज यू नो दैट अगर मैं सब्जेक्ट वाइज वेटेज का बात करूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए तो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है जिस सब्जेक्ट से वो आप लोग का प्रोडक्शन है। नॉट इवन दिस एग्जाम, किसी भी एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो ए लेवल का एग्जाम रहे, जेई लेवल का एग्जाम रहे या गेट रहे या फिर एएससी रहे, हर एक एग्जाम में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछा जाता है जिस सब्जेक्ट से वो आप लोग का प्रोडक्शन हो जाता है। दैट इज वाई प्रोडक्शन इज वेरी वेरी एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर ऑल टाइप ऑफ गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, नॉट ओनली फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। इवन अगर मैं बात करूं प्राइवेट कोई एग्जाम होता है या फिर मैं बात करूं कोई इंटरव्यू आप देते हो कोई भी एक आपका पीएसयू सेक्टर में, तब भी आपके लिए प्रोडक्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दिक्कत क्या होता है मैं आप लोगों को वो समझाता हूं, 2-3 मिनट आप समझ लो फिर मैं स्टार्ट करने वाला हूं। दिक्कत स्टूडेंट क्यों अच्छा नंबर नहीं ला पाता प्रोडक्शन में मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन रहने के बावजूद, क्योंकि इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल भी नहीं पूछा जाता, अधिकतर थ्योरी बेस्ड आपका रहता है पूरा प्रोडक्शन। दिक्कत कहां होता है वो मैं आप लोग को समझाता हूं। न्यूमेरिकल पूछा जाता है बट ज्यादा नहीं, अधिकतर थ्योरी बेस्ड रहता है क्वेश्चन। ठीक है, दिक्कत ये होता है डियर स्टूडेंट, अगर आप मैं जहां तक मैं इतना टाइम से मैं पढ़ाया हूं 7 साल हो गया, तो मैं आप कोई भी एग्जाम के लिए बुक उठा लो, चाहे वो थ्योरी बेस्ड आपका बुक रहे या फिर एमसीक्यू बुक रहे या फिर आप जो मार्केट में बुक मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन का, हर एक जगह पे जो मैक्सिमम आपको गलती देखने को मिलेगा ना वो प्रोडक्शन में ही देखने को मिलता है। तो यहां पे मैं क्या करा हूं, लगभग 6-7 अच्छे बुक का चीजों को कलेक्ट करके मैं आप लोग को यहां पे बता रहा हूं। ए ग्रेड लेवल का कंटेंट आपको मिलेगा। दूसरा चीज क्या होता है दिक्कत, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इसी सब्जेक्ट से पूछा जाता है और बुक्स वगैरह में गलती रहता है, तो लड़का क्या करता है पढ़ने के बावजूद भी उन लोग गलती मार के आता है और उन लोग का नंबर कट जाता है। पहला दिक्कत इसलिए जो होता है कि प्रोडक्शन को सबको पता है कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में एंड प्रोडक्शन जो है थ्योरी बेस्ड रहता है, लड़का पढ़ता भी फिर भी गलती करता है। दूसरा क्या होता है ना कि अगर जो प्रोडक्शन का अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको अगर ये लगेगा ना कि रट के आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाइएगा, ज़्यादा नंबर ले पाइएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। रीज़न क्या है, प्रोडक्शन में जितने भी प्रोसेस होता है, जैसे मैं कास्टिंग का बात करता हूं या वेल्डिंग का बात करता हूं या फिर मेटल कटिंग का बात करता हूं, फॉर्मिंग का बात करता हूं, शीट मेटल का बात करता हूं, जितने भी आपका अलग अलग जो ये आप लोग का टॉपिक्स है, सभी टॉपिक को आप जब तक फील नहीं कर पाइएगा ना, यानी कि जब तक उस प्रोसेस को कैसे होता है उसको आप नहीं देखिएगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा। राइट मैं पहले बताऊं, पूरा का पूरा जो मैकेनिकल में जितने भी सब्जेक्ट होता है ना, उन सभी सब्जेक्ट में लड़का देखो जितने भी सब्जेक्ट होता है मैकेनिकल का, कोई भी सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं है, बस टीचर को सही तरीके से पढ़ाना आना चाहिए। सही तरह से पढ़ाना आना मतलब जैसे थर्मोडायनेमिक्स ले लो, टॉम ले लो, सोम ले लो, प्रोडक्शन ले लो, हर एक चीज जो आप देखिएगा ना, फ्लूइड ले लो, सब चीज आपके चारों तरफ लाइफ में देखने को मिलता है। फ्लूइड देख लो, थर्मोडायनेमिक्स हीट देख लो, हीट से चलते कितना हम लोग एप्लीकेशन यूज करते हैं, कितना मशीन का यूज करते हैं। प्रोडक्शन में जितना भी कास्टिंग वेल्डिंग ये हर जगह देखने को मिलता है। घर में हर एक चीज जो आप यूज करते हो वो कोई ना कोई कास्ट प्रोडक्ट होता है, कोई वेल्डिंग किया हुआ रहता है, कोई सीट मेटल से बनाया हुआ रहता है। समझ आया कि नहीं? जॉइनिंग होता है, सोल्डरिंग होता है, वेल्डिंग होता है, हर चीज आपको चारों तरफ देखने को मिलता है। बट दिक्कत ये होता है कि इस चीज को आप लोग को फिगर के थ्रू नहीं समझाया जाता है, उस प्रोसेस को दिखाया नहीं जाता कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे मैं हर एक चीज का एनिमेशन दिखाऊंगा, जरूरत पड़ा तो उसका वीडियो दिखाऊंगा, फोटो दिखाऊंगा, हर एक चीज से मैं आप लोग को उस चीज को सिंपल से सिंपल वे में आप लोग तक पहुंचाया जाएगा, ताकि एंड ऑफ द लेक्चर जब आपको कंप्लीट प्रोडक्शन का लेक्चर को देख लीजिएगा तो आप सिर्फ इस एग्जाम को ही क्वालिफाई नहीं कर लीजिएगा, आप सामने वाले किसी भी स्टूडेंट को आप पढ़ा भी सकते हो और लाइफ टाइम तक आप लोग को याद रह जाएगा। इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे समझाया जाएगा, जिसके लिए काफी मेहनत किया जा रहा है। एक लेक्चर को मैं बनाने के लिए आप लोग को यहाँ पे मैं क्लास में लिखूंगा ना तो काफी मेहनत लगेगा, इसलिए 1-1 घंटा का लेक्चर बनाने के लिए ना पीछे में 3 घंटा यहाँ पे मेहनत करता हूँ, फिर यहाँ पे फोटो वगैरह ऐड करता हूँ, तो समझ जाओ एक लेक्चर को बनाने के लिए मुझे 5 घंटा का मेहनत लगता है। इसलिए मैं यहाँ पे सब चीज लिख के लाता हूँ कि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि देखो यहाँ पे देखो जितने भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ना, फिगर वगैरह लाया जा रहा है, कोई बहुत सारा एनिमेशन भी लाया हूं, तो ये फिगर एनिमेशन जो लाया जा रहा है, अब जब मैं डायरेक्ट क्लास में पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा तो ये सभी एनिमेशन को मैं कैसे पता चलेगा कहां पे क्या बताना रहता है। तो काफी मेहनत करके आप लोगों को बताया जा रहा है इस तरीके से, ताकि इंडिया में जो कोई नहीं दे पा रहा ना, जिस तरह से नहीं पढ़ा पा रहा, उस तरह से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। हाँ मैं थोड़ा इसमें भले ज्यादा मेहनत करता हूं, बट अगर आप लोग का यूज आ जाए ना, आप लोग अगर जॉब को निकाल लो, जो भी आप एग्जाम का प्रिपरेशन करो हर एक एग्जाम को निकाल लो, तो मेरे लिए अगर एग्जाम निकलेगा उससे बड़ी खुशी मेरे लिए और कोई नहीं होगा। बाकी आप लोग फीडबैक दोगे वो मेरे लिए सबसे बड़ा चीज होता है। सो गाइस चलिए हम लोग आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं फटाफट।
तो यहां से आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि सर जी प्रोडक्शन जो होता है सब्जेक्ट वाइज वेटेज अगर मैं बात करूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आप लोग का सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो आपका प्रोडक्शन होता है। और चूंकि इसमें बहुत ज़्यादा गलती भी रहता है बुक्स वगैरह में, दैट इज वाई ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट के लिए समझना, और थोड़ा टिपिकल वर्ड भी रहता है, टिपिकल प्रोसेस भी होता है। तो चूंकि मैं यहाँ पे आप देखो ना, यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे चिप्स वगैरह निकल रहा है, तो ये आपका समझ सकते हो कि भाई मेटल कटिंग हो रहा है, फिर यहाँ पे वेल्डिंग वगैरह, फिलर मटेरियल जो यूज किया जा रहा है, हर एक चीज़ को मैं आपको दिखाऊंगा एक्चुअल कैसे फॉर्मिंग, देखो फॉर्म अलग अलग शेप एंड साइज में ढाला जा रहा है, सर्कुलर बनाया जा रहा है, और यहाँ पे कास्टिंग किया जा रहा है। तो हर एक चीज को मैं फिगर वाइज समझाऊंगा, तो आपको बिल्कुल भी वरी नहीं होना है कि कोई चीज मुझे समझ में नहीं आएगा, सर कैसे होता क्या होता, हर एक चीज को मैं यहाँ पे आप लोग को दिखाऊंगा। आपको लगेगा कि आप इंडस्ट्री में खड़े होकर आप देख रहे हो सारे प्रोसेस को, इस तरीके से समझाने का मेरा टारगेट होने वाला है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाउ। अब सेकंड क्वेश्चन आपके दिमाग में ये बनना चाहिए कि सर जी प्रोडक्शन में सबसे पहले आप लोग कास्टिंग को ही क्यों लिए, आप कास्टिंग को ही क्यों पढ़ा रहे हैं, बाकी जो चीजें हैं उसको क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। तो समझो पहली बात, देखो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, अब मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं पढ़ना, आप ध्यान से पढ़िए। देखो अगर मैं कंप्लीट प्रोडक्शन का बात करता हूं, तो कंप्लीट प्रोडक्शन को, अच्छा और एक चीज, मैं बहुत सारी चीज को मैं जो बोलता हूं ना, वो भी आपके लिए जो है वैल्यूएबल हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखूंगा वही चीज ना, या लिखा हुआ वही चीज है जहां से क्वेश्चन बनता है। लेकिन आपको बहुत सारे चीज को मैं जो बोलता हूं वो भी अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा खुद से आप लोग क्या करोगे, बुक लेना, हमेशा बुक यानी करने का मतलब टेक्स्ट बुक ले लेना, कॉपी ले लेना, सिंपल मैं बात कर रहा हूं, उस कॉपी में आप लोग नोट डाउन करो। अगर कोई चीज आपको न्यू लगता है जो आप लोग को इंपॉर्टेंट है, जो मैं बोल के आप लोग को बताऊंगा, तो मैं क्या बोल रहा हूं, जो आप लोग का कंप्लीट प्रोडक्शन होता है वो दो भाग होता है, यानी कि कंप्लीट प्रोडक्शन करने का मतलब क्या है, प्रोडक्ट को बनाना, एक रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के जो जितने भी बीच में जितने भी प्रोसेस होता है ना, वो प्रोडक्शन में आता है। आपने एक लोहा लिया, ठीक है, आप लोहा लिया, अब उस लोहा से मुझे कुछ बनाना है, कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट बनाना है, तो बीच में क्या किए, कटिंग कर सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं, कास्टिंग कर सकते हैं, ये सभी किए, फिनिशिंग कर सकते हैं, देन उसके बाद वो मेरा फाइनल प्रोडक्ट बना। तो ये सब चीज जो बीच में है ना, ये मेरा प्रोडक्शन कहलाता है। तो प्रोडक्शन दो भाग क्या होता है, एक तो मेरा प्रोडक्शन का होता है मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट, एंड सेकंड वाला होता है इंडस्ट्रियल वाला पार्ट। मैन्युफैक्चर वाला पार्ट अभी हम लोग बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल वाला पार्ट बाद में करेंगे, वो अलग सब्जेक्ट में, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में हम लोग करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि मैन्युफैक्चर करना, यानी कि रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट को बनाना, जो प्रोसेस होता है ना, उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। समझ आया कि नहीं, तो मैन्युफैक्चरिंग समझ आया कि नहीं, यानी कि अगर मैं बात करता हूं कि किसी भी रॉ मटेरियल को मैंने लिया, ठीक है, एक सेकंड, कोई भी मैंने क्या करा कि पहले मैंने रॉ मटेरियल को यहां पे लिया, क्या मैंने करा, एक रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल मतलब एलॉय ले लो, कोई आयरन ले लो, ठीक है, कोई मतलब जरूरी नहीं है कि आप भाई मेटल ही लो, नॉन मेटल भी ले सकते हो, कुछ भी लो, आपने रॉ मटेरियल लिया, इसलिए मैं मटेरियल बात कर रहा हूं, मेटल नहीं बोल रहा हूं, रॉ मटेरियल लिया, और लेने के बाद आप लोग फाइनल बना रहे हो, फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हो अंडर सम सिस्टमेटिक प्रोसेस, कुछ सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, यानी कि ये जो रॉ मटेरियल है ना, ये आपका इनपुट का काम किया, और जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है वो आउटपुट का काम किया। यानी कि मैंने कुछ इनपुट में डाला, है ना, इनपुट में डाला, अब रॉ मटेरियल को क्या करेगा, सबसे पहले जो इंजीनियर रहता है, प्रोडक्शन करता है जो इंडस्ट्रियल में, वो सबसे पहले डिजाइन बनाएगा, किस तरह का क्या मुझे बनाना है। मान लो व्हील बनाना है, जो व्हील होता है, चक्का होता है, कार का होता है, बाइक का होता है, किसी भी चीज का होता है, तो उसका डिजाइन बनाएगा, भाई कितना हार्ड चाहिए, कितना स्ट्रेंथ चाहिए, उसके लिए कौन सा एलॉय चाहिए, कौन सा मेटल चाहिए, वो पहले सजेस्ट करेगा, ठीक है। फिर उस तरह का चीज को लाया जाएगा, फिर ये कास्टिंग के थ्रू बनेगा या वेल्डिंग के थ्रू बनेगा, तो भले वो चीज करा जाएगा, मेटल कटिंग होगा, फिर कास्टिंग होगा या वेल्डिंग करेगा, बहुत सारा प्रोसेस होगा, बनने के बाद उसको फिनिशिंग किया जाएगा, कलर वगैरह किया जाएगा, देन फाइनल मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी कि इनपुट मैंने दिया रॉ मटेरियल को और आउटपुट मैंने दिया, तो बीच में क्या हुआ, ऐसा नहीं कि कोई भी प्रोसेस अपनाए, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, उस सिस्टमेटिक प्रोसेस को अपनाते हुए हम लोग रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट को बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड योर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, समझ आया कि नहीं। नाउ तो अगर मैं इन शॉर्ट टर्म में आ जाता डेफिनेशन, सर जी इस डेफिनेशन को मैं कैसे लिखूं, तो डेफिनेशन यहां पे देख सकते हो, जो मैं यहां पे पहला डेफिनेशन आप लोग को बताने वाला हूं, दैट मेकिंग, यानी हम लोग ये समझे कि मेकिंग न्यू फिनिश प्रोडक्ट थ्रू दी सुटेबल प्रोसेस, यानी कि एक न्यू फिनिश प्रोडक्ट हम लोग बनाए थ्रू दी सुटेबल प्रोसेस, यानी कि एक सुटेबल प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। एक सेकंड, इसको मैं ग्रीन से कर देता हूं, ठीक है, ज्यादा बेटर अच्छा लगेगा, एंड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ येलो, इसको येलो से करते हैं, इट्स लुकिंग गुड, हाईलाइट मतलब अच्छा से आना चाहिए, ठीक है। मेकिंग न्यू फिनिश प्रोडक्ट
थ्रू सुटेबल प्रोसेस। सुटेबल प्रोसेस मतलब वहाँ पे जो मैंने किया, सबसे पहले इंजीनियर डिजाइन करेगा, डिजाइन के मान लो कास्टिंग के थ्रू बनाना है तो कौन सा मेटल चाहिए वो सजेस्ट करेगा, उसको हम लोग सबसे पहले मोल्टन मेटल में पिघालेंगे, पानी जैसा बनाएंगे, मोल्टन फॉर्म बनाएंगे, फिर हम लोग पैटर्न के थ्रू वहाँ पे केविटी वगैरह बनाएंगे, फिर मोल्टन मेटल को पोर करेंगे, मोल्टन मेटल पोर करने के बाद वो मेरा केविटी में जाएगा, फिर वो सोलिडिफाई करेंगे, सोलिडिफाई हो जाने के बाद हम लोग सारे सैंड वगैरह को तोड़ेंगे, मोल्ड केविटी को तोड़ेंगे, फिर प्रोडक्ट को बाहर निकालेंगे, उसको फिनिशिंग करेंगे, फिनिशिंग करने के बाद मेरा प्रोडक्ट मिला। तो ये हम लोग क्या किए, सुटेबल प्रोसेस हम लोग किए ना, उस प्रोसेस के थ्रू हम लोग फाइनल प्रोडक्ट को बनाए, दैट इज कॉल्ड योर मैन्युफैक्चरिंग। नाउ इसमें बहुत सारे आ जाता है, इसमें अगर बात करेंगे तो कई सारे प्रोसेस होता है जिससे हम लोग रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो कई सारे प्रोसेस में कौन कौन सा प्रोसेस आता है सर, जिसके थ्रू हम लोग रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट को बनाते हैं? तो उसमें सबसे पहले आ जाता है मेरा कटिंग, फिर आ जाता है मेरा जॉइनिंग, फिर आ जाता है मेरा फॉर्मिंग, एंड अगर मैं बात करूं और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये एंशिएंट मेरा एक प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड योर कास्टिंग। तो इन तीनों का सबसे पहले मैं बात करता हूं। अगर मैं बात करूंगा कटिंग का, है ना, अगर मैं बात करूंगा किसका, कटिंग का, जॉइनिंग का एंड फॉर्मिंग का, तो ये तीनों जो होता है ना, जनरली ये तीनों प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिसमें हम लोग रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट को बनाया जाता है। आप बोलेंगे सर जी कास्टिंग क्यों नहीं? देखो कास्टिंग मेरा ऐसा प्रोसेस होता है ना, मैं आपको बताऊंगा इसको क्यों अलग करा गया, पहले आप इन तीनों को समझो वन बाय वन करके। सबसे पहले बात करते हैं कास्टिंग। सर कास्टिंग हम लोग करते क्या है? तो डियर माय डियर स्टूडेंट, देखो आप बोलेंगे सर ये चारों क्या है? मैं देखो जो भी चीज बताऊंगा ना एकदम ध्यान से समझना, जो मैं बता रहा हूं वो भी समझना। मैं यहाँ पे बात करा सबसे पहले कि सर ये हम लोग प्रोडक्शन का बात करें, अभी कास्टिंग में नहीं अंदर आए हैं, मतलब मैंने प्रोडक्शन आप लोगों को बताया कि सर जी प्रोडक्शन में दो भाग होता है, एक होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा होता है इंडस्ट्रियल। फिलहाल अभी हम लोग बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग का, यानी कि इसमें हम लोग करते हैं मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोडक्ट को बनाया जाता है। किससे बनाते हैं सर जी? हम लोग रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट को बनाया जाता है जो यूज में लाया जाए। रॉ मटेरियल जो बेकार है, जिसका कोई काम नहीं है, और फाइनल प्रोडक्ट जिसका हम लोग यूज में ला सकते हैं, ये चीज। लेकिन अंडर सम सिस्टमेटिक प्रोसेस, कुछ बीच में सिस्टमेटिक प्रोसेस आता है रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अब उस प्रोसेस में क्या क्या चीजें करते हैं? तो उसमें हम लोग कटिंग करते हैं, जॉइनिंग करते हैं, फॉर्मिंग करते हैं, कास्टिंग करते हैं, यानी कि इन चार प्रोसेस के थ्रू हम लोग रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट को बनाया जाता है। अब बात करते हैं सब में क्या क्या किया जाता है, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करता हूं कटिंग का, तो कटिंग यानी कि मशीनिंग इसको प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें हम लोग मटेरियल को रिमूव करते हैं, काटते हैं, इसलिए इसको हम लोग नेगेटिव प्रोसेस कहेंगे। अब आप बोलिएगा सर जी नेगेटिव प्रोसेस वाई, या फिर इसको मासलेस प्रोसेस कहा जाता है, यानी कि नेगेटिव इनकी मास को घटाया जाता है उसके। आप बोलेंगे सर कैसे? आप समझो, यहाँ पे फिगर देखो क्या दिखाई दे रहा है सर जी यहाँ पे फिगर में। तो आप देखो ढेर सारे यहाँ पे चिप निकला हुआ है ना, ये सभी चिप है, चिप्स है, यानी कि मेटल है जो कि कटिंग होके बाहर निकल रहा है। तो ये तो कहीं ना कहीं कुछ तो ग्राम का होगा ना, कुछ तो इसका वजन होगा, ये तो रिमूव कर रहे हैं ना। तो जो भी मेरा जो रॉ मटेरियल था उसमें ज़्यादा मेरा मेटल था, लेकिन उसको हम लोग क्या किए, कटिंग करके उसको छोटा कर। जैसे इसका मान लो इसका डाया कुछ इतना बड़ा डाया होगा, इतना डाया था, ठीक है, लेकिन उसको कटिंग करके अब मेरा इतना डाया हो गया, यानी कि डाया इसका कम हुआ। तो क्या किया यहाँ पे नेगेटिव प्रोसेस, मतलब उससे हम लोग हटाएं, मेटल को हटाएं, एलॉय को हटाएं, या फिर उस मटेरियल से कुछ हम लोग मटेरियल को रिमूव किए, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड नेगेटिव प्रोसेस और मासलेस प्रोसेस। समझ आया कि नहीं? इतना समझ आया? चलिए एकदम सिंपल चीज है, इसलिए याद रखना कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको नेगेटिव प्रोसेस बोलते हैं। तो इसको नेगेटिव बोल के चलना आप लोग को है, इस चीज को आप लोग को माइंड में रखना है। चलिए ये चीज हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया मेरा नेगेटिव। सेकंड आ जाता है मेरा ज्वाइनिंग। देखो ज्वाइनिंग मतलब बात कर रहा है यहाँ पे वेल्डिंग का, लेकिन वेल्डिंग ही एक तरह से ज्वाइनिंग नहीं होता, और कई तरह का प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग ज्वाइंट कर सकते हैं। वेल्डिंग आपका सोल्डरिंग भी आ जाता है, दैट इज व्हाई यहाँ पे ज्वाइनिंग रखा गया, सिर्फ वेल्डिंग को नहीं रखा गया। लेकिन मेजर तौर पर हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग के थ्रू ही हम दो पीसेस को जोड़ते हैं, लेकिन सोल्डरिंग आता है, ब्रेजिंग भी आता है, तो अलग चीज़ है। दैट इज व्हाई यहाँ पे मैं ज्वाइनिंग लेके चला हूँ। अब ज्वाइनिंग में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, ज्वाइंट करते हैं मेटल को, यानी कि दो पीस को जोड़ते हैं। तो इसको हम लोग एडिशन प्रोसेस, या फिर इसको पॉजिटिव प्रोसेस कहा जाता है, या फिर इसको मास गेन, यानी कि मास बढ़ता है। अब बोलेंगे सर जी दो पीसेस को यहाँ पे बीच में जोड़ा जा रहा है, जैसा अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो देखो यहाँ पे एक पीस इधर है ना, ये आपका पहला हो गया, एंड यहाँ से आप देखोगे आपका दूसरा हो गया। ये दोनों आपका प्लेट यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका पहला है और ये आपका दूसरा, दो यहाँ पे पीस है, दो पीस को जोड़ रहे हैं। तो सर दो पीस को जोड़ ही रहे ना, तो दोनों का मेरा मेटल है, लेकिन यहाँ पे हम क्यों बोल रहे हैं पॉजिटिव प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे देखो लंबा सा कुछ ये पकड़ा हुआ है ना, ये क्या पड़ रहा है, ये फिलर मटेरियल है। क्या ये मेरा फिलर, हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। फिलर मटेरियल, फिलर क्या होता है, उस चीज को एक्स्ट्रा
एडिंग किया जाता है। दो पीसेस को बीच में रख के इस तरह दो पीसेस को हम लोग रखते हैं, एक पहला पीस और ये मैं दूसरा पीस को रखा, और हम लोग यहाँ पे फिलर मटेरियल लेते हैं और फिलर मटेरियल लेके इसको हम लोग यहाँ पे ज्वाइंट करते हैं। तो देखो यहाँ पे मास एक्स्ट्रा जुड़ा ना, दैट इज वाई इसको कहते हैं गेन प्रोसेस या मास गेन या पॉजिटिव प्रोसेस या ज्वाइनिंग प्रोसेस। समझ आया कि नहीं? चलिए ये चीज हो गया, जिसमें वेल्डिंग आ जाता है आपका, है ना, सोल्डरिंग आ जाता है आपका, तो ये हो गया। चलिए इतना समझ गए होंगे, आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट। तो फ्रॉम आपका ज्वाइनिंग क्या हो गया, दिस इज योर पॉजिटिव प्रोसेस, तो इसको मैं पॉजिटिव लिख देता हूं फटाफट, ठीक है, दिस इज योर पॉजिटिव प्रोसेस। ओके आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। फिर आ जाता है मेरा फॉर्मिंग। देखो इससे कैसे पकड़, इसको मास फ्लो पढ़ते हैं। यहाँ इस बच्चे को मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को यह बड़ा डिफिकल्ट होता है। फ्लो मतलब क्या आता है ना, मास को बस फ्लो करवाते हैं, इसमें ना तो मैं जोड़ता हूं ना घटाता हूं। अब बोलेंगे सर कैसे, समझाइए। इसको जीरो प्रोसेस कहते हैं, मतलब इससे भी समझ गए होंगे, अगर मैं मास को ऐड नहीं कर रहा हूं, ठीक है, और ना ही मास को मैं हटा रहा हूं, यानी कि ना तो ज्वाइन कर रहा हूं ना कि रिमूव कर रहा हूं, तो इसको जीरो प्रोसेस कहेंगे, ठीक है। यानी कि नो मास विल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। बोलेंगे सर समझ नहीं आया, फिगर के थ्रू समझाइए। वही तो टारगेट ही आप लोगों को समझाना इजी वे में। तो आप देखो फिगर, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि कोई मेरा बार है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक जो है सर्कुलर फॉर्म उसको दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं हम लोग, एक सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस तरह से करके जा रहा है। समझ आया ना? देखो धीरे धीरे बेंड होता जा रहा है ना, धीरे धीरे बेंड हो रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, कोई एक इस तरह करके मेरा है, एक मेरा एकदम समझ लो कोई हॉरिजॉन्टल रखा हुआ कोई एक बार है, उस हॉरिजॉन्टल बार को मैं क्या करूंगा विद द हेल्प ऑफ फोर्सेस, जैसे देखो यहाँ पे दो रोलर है, उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसको बेंड करके ऐसा कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, उसके शेप एंड साइज को, उसका शेप जो है एंड उसका जो साइज है उसको सब बस चेंज कर दिया। शेप को, बेसिकली शेप को चेंज किया जाता है, ठीक है। साइज भी आप समझो, साइज भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या मैंने करा, इसमें बस मैंने उसकी फॉर्म को चेंज कर दिया, साइज को चेंज कर दिया विद द अप्लाई सम प्रोसेस, अप्लाई सम प्रेशर बात कर रहे हो या फिर कुछ और चीजों का बात करके हम लोग उसका चेंज कर दिया। यानी कि सिर्फ यहाँ पे मास का फ्लो हुआ, यहाँ पे ना तो कोई एडिशन हुआ ना तो सब्ट्रैक्शन हुआ, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड जीरो प्रोसेस। अब समझ आए कि नहीं, इसको हम लोग क्यों जो है वो जीरो प्रोसेस जानते हैं। तो ये तो हो गया मेरा जीरो प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड योर जीरो प्रोसेस। समझ आया? जीरो को कैसे लिखेंगे, पूरा जीरो ही लिख देते हैं, JDR। अब तो इसीलिए मैंने कहा इन तीनों के अलावा कास्टिंग जो होता है ना, ये एक अनदर इंपॉर्टेंट ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट को बनाया जाता है। बट कास्टिंग इज एन एंशिएंट प्रोसेस, यानी कि सदियों से यूज किया जाने वाला एक प्रोसेस होता है। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जो कि काफी ओल्डेस्ट टेक्निक है, काफी बहुत टाइम से ये यूज किया जा रहा है। इसमें क्या करते हैं, कास्टिंग आप लोगों को पता है, कास्टिंग में लोग क्या करते हैं, कोई भी रॉ मटेरियल को मैंने लिया, उसको पिघलाया, पिघला के उसको पानी के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म के कर दिया, है ना, समझ आया कि नहीं। फिर उसके बाद जैसा मुझे चाहिए प्रोडक्ट, उसके फॉर्म पे पैटर्न प्रिपेयर करते हैं और उस पैटर्न में हम लोग उसको डाल देते हैं। फिर सूखने के बाद, सोलिडिफाई होने के बाद वो मेरा प्रोडक्ट मिल जाता है। अगर कास्टिंग नहीं समझ आया तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले आप इस तरह करके एक डिब्बा लिए, ठीक है, मैं आप लोग को थोड़ा सा समझाता हूँ। ये आपने एक डिब्बा लिया, ये बॉक्स इसको कहते हैं ना, बॉक्स कहते हैं, बॉक्स लिए, ये आपका 2 बॉक्स आता है, 3 बॉक्स पैटर्न आ जाता है। अभी समझ लो, मान लो बॉक्स लिए, इसे मैंने सैंड भर दिया, क्या भर दिया, सैंड भर दिया। अब इसमें भी बहुत सारा आ जाता है, बहुत सारा चीजें आता है, सैंड में हम लोग मिलाते हैं, बेटा अभी बाद में की बात है, अभी उतना मत समझो। मैंने इसमें सैंड मिलाया, अब सैंड मिलाने के बाद मुझे मान लो प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट कैसा चाहिए, मान लो मुझे कुछ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले पैटर्न बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पैटर्न। अब पैटर्न किसका होता है, पैटर्न जो होता है वो मेरा रेप्लिका होता है कास्टिंग का, यानी कि हूबहू जिस तरह का मुझे फाइनल प्रोडक्ट चाहिए उसी तरह का पैटर्न बनाते हैं। अब ये पैटर्न मेरा वुड का भी बन सकता है, लकड़ी का बन सकता है, ये मेरा मेटल का भी बन सकता है, एलॉय का भी बन सकता है, वैक्स यानी कि जो मोम होता है उसका भी बन सकता है, प्लास्टिक का भी बन सकता है, बहुत सारी चीज का हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ पैटर्न के बारे में हर चीज बात करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये मेरा वुड का है, किसका है, मेरा वुड का, इसको हम लोग बनाए, वुड का बनाए। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ इसको यहाँ पे आके बैठा देंगे, यहाँ पे इस तरह करके रख देंगे, किसके बीच में, आपको पता है यहाँ पे सैंड है, सैंड में इस तरह करके जोर से रख दिए और कुछ देर के लिए रखें। अब यहाँ पे जो सैंड है ना, सैंड में भी बहुत सारा एडिटिव मिला जाता है, कुछ बाइंडर मिला जाता है, फेविकॉल टाइप से कुछ चीजें मिला जाता है जिसको पकड़ के रखे, ठीक है, और इसको कुछ देर के लिए दबा के रखेंगे, दबा के पूरा दबा दिए, मतलब मिट्टी के अंदर घुसा दिए, ठीक है, घुसा दिए, और उसके बाद फिर इसको बाहर कर देंगे, इस पैटर्न को क्या कर देंगे, निकालेंगे। जैसे वो निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, खाली जगह बन जाएगा, स्पेस बन जाएगा। तो अब समझो कि यहाँ पे जो है ना, ये स्पेस बन गया इस तरीके का, ऐसा कुछ क्या बन गया, केविटी बन गया। अब ये मेरा, जैसे हम लोग पैटर्न को निकालें, ये मेरा क्या बन गया, केविटी बन गया, ये मेरा केविटी बन गया,
केविटी यानी खाली जगह बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह करके बनाएंगे भाई, स्प्रू के थ्रू, रनर के थ्रू, है ना, बहुत सारा राइजर आ जाता है, इसके थ्रू यहाँ पे मोल्टन मेटल को पोर करेंगे। अब समझ लो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मोल्टन मेटल को यहाँ से पोर कर रहे हैं, इस तरह करके जो है वो पोर किया जा रहा है, मोल्टन मेटल को यहाँ से डाला जा रहा है। तो मोल्टन मेटल यहाँ आएगा, मान लो ग्रीन कलर से समझ लो मोल्टन मेटल यहाँ पे आ रहा है, वो जाके फील हो जाएगा। मोल्टन मेटल जिस भी, मान लो हम लोग यहाँ पे किसका बना रहे हैं, कास्ट आयरन का बना रहे हैं, तो कास्ट आयरन को सबसे पहले हम लोग क्या किए, पिघाले, और ये मेरा कंटेनर है, दिस इज योर कंटेनर, ठीक है, कंटेनर है, इस कंटेनर में हम मोल्टन मेटल को डालें और उसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके थ्रू हम लोग केविटी में पूरा फिल कर दिए, और केविटी में फिल करके कुछ देर के लिए हम लोग वेट करते हैं जब तक वो सॉलिडिफाई ना हो जाए, ठंडा ना हो जाए, सॉलिड ना हो जाए। और जैसे सॉलिड हो जाता है वैसे इस पैटर्न को तोड़ देते हैं, क्योंकि सैंड का था ना, पैटर्न को तोड़ के इस चीज़ को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, और इस चीज़ को सिलेंड्रिकल टाइप ही मिलेगा, ऑब्वियसली बात है। अगर मैं सिलेंड्रिकल बना था तो सिलेंड्रिकल टाइप का मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है, जो कि सॉलिड तरह का मुझे मिला है, सॉलिड तरह का मैंने बनाया, बस ये चीज़ मुझे मिल गया और बस ये मेरा यूज आ गया, समझ आए। तो ये मेरा कहलाता प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, कास्टिंग प्रोसेस। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ आता है, पैटर्न कैसा होता है, आपका मोल्डिंग सैंड जो होता है वो कैसा होता है, जो ये आपका गेटिंग एलिमेंट होता है जिसमें रनर, राइजर, स्प्रू, सब चीज़ के बात करेंगे, वो सभी क्या होता है, कौन कौन सा मेटल के लिए कितना होता है, अलाउंसेस क्या होता है, सब चीज़ डिस्कस करेंगे। मैं आप लोग को बस इतना समझाना चाहा कि कास्टिंग क्या होता है। तो कास्टिंग आप लोग क्या समझे कि सर जी इसमें हम लोग मोल्टन मेटल लेते हैं, यही समझे ना, मोल्टन मेटल लेते हैं, और मोल्टन मेटल को हम लोग प्री डिफाइंड केविटी में, देखो यहाँ पे डिस्कस करा गया ना, ध्यान से अगर देखोगे, मोल्टन मेटल लेते हैं, लेने के बाद हम लोग सॉलिडिफाई करते हैं, कहाँ पे करते हैं, इन दी प्री डिफाइंड केविटी। केविटी कैसे बनाते हैं, पैटर्न मैंने वुड का बनाया और वुड का पहले मिट्टी के ऊपर डाल दिया, और डालने के बाद वो गड्ढा बन गया, फिर उसको हटा लिए और वहाँ पे उस गड्ढा में फिर हम लोग मोल्टन मेटल को डाल दिए, फिर सॉलिडिफाई हो जाने के बाद मेरा प्रोडक्ट मिल गया। तो ये मेरा क्या होता है, एंशिएंट मेरा प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आ जाता है क्वेश्चन, सर जी क्या ये मेरा पॉजिटिव प्रोसेस होता है, क्या मेरा नेगेटिव प्रोसेस होता है, और या फिर क्या मेरा ये जीरो प्रोसेस होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये ना तो मेरा नेगेटिव होता है, ना जीरो होता है, ना पॉजिटिव होता है। हाँ, एक्सेप्ट अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसीलिए करा है एक्सेप्ट, अगर मैं यहाँ पे एडिशन करता हूँ मेटल का, ठीक है, एडिशन ऑफ मेटल, कब, इन केस ऑफ एलॉय, अगर दो, मान लो एक मेटल को लिए और दूसरा मेटल को लिए, उन दोनों मेटल को मिलाने के बाद अगर मैं यहाँ पे कास्टिंग कर रहा हूं तो बोलेंगे कि यहाँ पे एडिशन ऑफ मेटल हो रहा, क्योंकि दो मेटल को आपस में जोड़ा जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे एलॉय को नहीं करता हूँ, एक ही तरह का करता हूं, तो इसको हम लोग ना तो भाई नेगेटिव बोलेंगे, क्योंकि आप देखो ना, आपने मान लो एक कीजिए को कोई लोहा है, आप जैसे सोनार के यहाँ जाते हैं ना, तो मम्मी क्या करती है, कोई रिंग ले जाते, फिर कुछ ले जाते और बोलती है कि इससे मुझे एक लॉकेट बनवा देना है मेरे बच्चे के लिए, फिर रिंग बनवाना है, कान का कोई अब ज्वेलरी है, उससे हम लोग क्या किए, एक दूसरा तरह का ज्वेलरी बना दिए। तो ऐसा थोड़ा ना होता कि आप 2 ग्राम सोना लेके जाओ तो 1 ग्राम कर देता, वो 2 ही ग्राम कराता है, वेट तो बिल्कुल चेंज नहीं होता है। तो आप नहीं बोलोगे इसको नेगेटिव, घटा नहीं, बढ़ा भी नहीं, तो ना तो घटता ना बढ़ता है। हाँ, बढ़ता कब है, एक केस यहाँ पे मैंने बताया, किस केस में बढ़ता है, जब यहाँ पे एलॉय का यहाँ पे बात करेंगे, यानी कि जब 2 या 2 से ज्यादा मेटल को जोड़ा जाता तब यहाँ पे एडिशन हो रहा है। लेकिन अदरवाइज इसके अलावे ना तो मेरा जीरो कहलाएगा, ना ही पॉजिटिव, ना ही नेगेटिव। कभी कभी इसको जीरो भी कहा जाता है, जीरो कहा जाता, क्यों, क्योंकि भाई 1 केजी ही था, बस उसके शेप एंड साइज को चेंज किए हम लोग, था तो 1 केजी, तो जीरो प्रोसेस भी कभी कभी कहा जाता है। तो आप लोग को ध्यान रखना, जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे मुझे लगाना है, कहाँ पे मुझे पॉजिटिव लगाना है, और कहाँ पे जीरो लगाना है, और कहाँ पे नहीं लगाना है। तो आप लोग को बिल्कुल नहीं लगा, आपको टेंशन लेना है, इतना समझ आया कि नाउ हम लोग यहाँ पे जो आज स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज योर कास्टिंग। कास्टिंग को क्यों स्टार्ट करने वाले डियर स्टूडेंट, बिकॉज कास्टिंग जो होता है ना, ये देखो पहले हम लोग कास्टिंग पढ़ेंगे, फिर फॉर्मिंग, जॉइनिंग, कटिंग, मतलब 1 बाय 1 करके। मैंने यहाँ पे क्या करा, कास्टिंग को 4 भाग में डिवाइड करा दिया गया। इसके अलावा और भी कोई छोटा छोटा पार्ट होगा उसको भी मैं ले लूंगा, लेकिन मेजर जो पार्ट है ना वो आपका कटिंग है, जिसमें मेटल कटिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें लेथ मशीन आएगा, अदर टाइप का मशीन आ जाएगा, ग्राइंडिंग आ जाएगा, जितने भी तरह का जो कटिंग करता है, जो मटेरियल को रिमूव करता है, उसमें जितने भी आपका मशीन आता है सब कुछ आ जाएगा। समझ आया कि नहीं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल जिससे कट करता है, उसमें मिलिंग आ जाएगा, ग्राइंडिंग आ जाएगा, समझ आया, सब चीज, प्लेनर आ जाएगा, लेथ मशीन आ जाएगा, बोचिंग आ जाएगा, सारे मशीन उसमें आ जाएगा। जॉइनिंग, तो जॉइनिंग में आपका सोल्डरिंग आ जाएगा, ब्रेजिंग आ जाएगा, वेल्डिंग आ जाएगा। बात करते हैं फॉर्मिंग, तो अलग अलग तरह का फॉर्मिंग करने का प्रोसेस होता है, जिसमें शेप एंड साइज में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, वो पढ़ लेंगे। एंड कास्टिंग का बात करेंगे तो कास्टिंग पढ़ लेंगे। समझ आया, तो ऑलमोस्ट का प्रोडक्शन जो है ना इसमें टोटल हो जाता है।
चलिए नाउ मैं यहाँ पे बात करता हूँ। आज हम लोग स्टार्ट जो किए हैं, अभी तक मैं कास्टिंग बोला हूँ, आप लोग को स्टार्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि कास्टिंग क्या होता है ना, स्टूडेंट को कास्टिंग में काफ़ी डिफिकल्ट होता है प्रोसेस को समझने में, एंड ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका जो है सबसे इजी एंड इंटरेस्टिंग आपका मुझे लगता है जहाँ तक कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। जब भी मैं स्टूडेंट को पढ़ाया हूँ काफ़ी मजा आता है पढ़ने में कास्टिंग को, तो मैं इसको बताऊँगा। काफ़ी कन्फ्यूजन वाला होता है, समझ रहे हो ना, इंटरेस्टिंग एंड कन्फ्यूजन। कंफ्यूजन क्यों होता है? बिकॉज यू नो दैट ये थोड़ा प्रोसेस को जब तक आपको फिगर वाइज नहीं समझाएंगे ना आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं आपको फिगर वाइज समझाऊंगा ताकि इजी लगने लगेगा आपको, एंड जितने भी कंफ्यूजन है वो क्लियर आपका हो जाएगा, एंड कॉन्फिडेंट भी आप लोग को मिलेगा। काफी अच्छा खासा क्वेश्चन इससे पूछा भी जाता है, ठीक है। मेटल कटिंग हो गया एंड कास्टिंग हो गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका मेटल कटिंग से, यानी कि कटिंग में भी बात करूंगा तो, एंड आपका कास्टिंग से पूछा जाता है, देन आपका जॉइनिंग यानी वेल्डिंग वगैरह से पूछा जाता है, तो दैट इज वाई आपका इंपॉर्टेंट भी सब्जेक्ट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर कास्टिंग प्रोसेस। अब हम लोग कास्टिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले भी जो मैंने बताया वही इंपॉर्टेंट है, तो जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव प्रोसेस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट किया जाए कास्टिंग प्रोसेस। हर एक चीज का यहाँ पे फिगर रखा हुआ है ताकि आप लोग फील कर पाओ। नाउ बात ये कर लेते हैं सर जी, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जैसे मैंने कहा एटीट्यूड में बताऊंगा, तो कास्टिंग में कहां कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और कास्टिंग में सर क्या क्या ऐसा टॉपिक है जिसको मुझे पढ़ना पड़ेगा, पहले ये जान लो। कंटेंट को, किसी भी चीज़ों को, कोई भी सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हो ना तो आपको ये पहले पता होना चाहिए। जैसे आप मैकेनिकल पढ़ रहे हो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने से पहले आपको ये पता लगा लो कि इसमें मेरा कौन कौन सा आपका सब्जेक्ट आता है, कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जो आप लोग पहला बुक का फ्रंट पेज जो खोलते हैं जहाँ पर कंटेंट सारा रहता है, हर एक सब्जेक्ट का नाम रहता है, पेज नंबर रहता है, उस तरीका का यहाँ मैं बताया हूँ कि कास्टिंग प्रोसेस में कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो सबसे पूछा जाता है आपको प्रोसेस पैरामीटर से यानी कि कास्टिंग के लिए मुझे किस किस प्रोसेस के लिए कौन कौन सा मेरा प्रोसेस का जरूरत पड़ता है, यानी कि कौन कौन सा ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ता है उसके बारे में, जिसमें आ जाता है सॉरी स्प्रू आ जाता है, ठीक है। फिर आपका एक सेकंड, आपका स्प्रू आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। क्या क्या आ जाता है यहाँ पे? स्प्रू आ जाता है। फिर आप बात करेंगे, एक सेकंड मुझे कलर चेंज करने दीजिए। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा स्प्रू आ जाता है, फिर आपका राइजर आ जाता है, फिर आपका गेट आ जाता है, रनर आ जाता है और अदर इक्विपमेंट आ जाता है, ठीक है। अदर यहाँ पे इक्विपमेंट आ जाता है, यहाँ पे एंड इक्विपमेंट हो जाएगा, ठीक है, एंड इक्विपमेंट आ जाएगा। अब बोलेंगे सर जी ये सभी क्या होता है? तो माय डियर स्टूडेंट सब मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल भी वरी नहीं लेना, अभी तो बस क्लास अभी स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लेना एंड यहाँ पे होगा, ठीक है, एंड इक्विपमेंट, और कुछ जो इक्विपमेंट का जरूरत पड़ता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्प्रू क्या होता है जिससे थ्रू हम लोग मोल्टेन मेटल को पोर करते हैं। राइजर क्या होता है? राइजर क्या होता है? राइजर बेसिकली ये मेरा कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे गेट जिसके थ्रू मेरा मोल्टेन मेटल इंटर करता है केविटी में, रनर जिसके थ्रू मेरा रन करता है मोल्टेन मेटल। ये अब जो मेनली जान लो। अब इसमें से कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जहां से मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है? देखो स्प्रू और राइजर जो है ना, इन दोनों का डिजाइन भी पूछा जाता है आपसे, है ना। इससे आपको डिजाइन पूछा जाएगा, लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा जाता है, लेकिन मैं सब कुछ बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो रनर है ना और गेट, खासकर यहाँ पे गेट का मैं बात करता हूँ। ये जो गेट है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गेट जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका गेटिंग एलिमेंट यानी गेटिंग सिस्टम जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। गेट का डिजाइन जानना बहुत जरूरी है, गेट का गेटिंग एलिमेंट जानना बहुत जरूरी है, गेटिंग सिस्टम जानना बहुत जरूरी है। बाकी रनर जो है बस आप लोग बेसिक बेसिक चीजें जानोगे तो आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाता है? नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ पैटर्न। टाइप्स ऑफ पैटर्न के बारे में जानना। अब बात करेंगे सर टाइप्स ऑफ पैटर्न में क्या क्या है। देखो टाइप्स ऑफ पैटर्न में जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है, जैसे आपका स्प्लिट पैटर्न हो जाता है, स्वीप पैटर्न आ जाता है, और पैटर्न आ जाता है। मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, बस आपको यहाँ पे समझाया गया है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और एटीसी यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। अब इन सभी का यूज क्या आता है भाई? पैटर्न है ना, पैटर्न से क्या बोलते हैं? केविटी क्रिएट करते हैं। अब इससे हम लोग मान लो कोई सिंपल बॉडी या फिर सिंपल ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए पैटर्न को केविटी क्रिएट कर रहे हैं, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं या फिर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो जैसा मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, जैसा मुझे प्रोडक्ट चाहिए, उस तरह का पैटर्न के थ्रू ही तो केविटी क्रिएट करेंगे ना। पैटर्न क्या होता है? मैं बार बार रहा हूँ, पैटर्न वही हूबहू होता है, जैसा कास्टिंग बनाना वैसे ही आपका पैटर्न को हम लोग बनाते हैं, ताकि उसी पैटर्न को हम लोग केविटी में डाल के उस तरह का खोखला क्रिएट कर लेते हैं, जिसको केविटी कहते हैं, मोल्ड केविटी। उसे फिर मोल्टेन मेटल पोर करते हैं। तो मोल्टेन मेटल जो जाएगा वो जैसा आपका रहेगा जगह, जैसा खाली जगह रहेगा, जैसे केविटी रहेगा, वैसे ही वहाँ पे मोल्टेन मेटल फील होगा और उस तरह का ही ऑब्जेक्ट मुझे मिलेगा। तो वो कब मिला? जब मुझे उस तरह का पैटर्न बनाना पड़ेगा। तो इस तरह का अलग अलग पैटर्न के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
ठीक है, इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा? अलाउंसेस से। अलाउंसेस से आपको पूछा जाएगा। अलाउंसेस का बात करेंगे तो ये मेरा नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव अलाउंसेस भी होता है, ठीक है, पॉजिटिव अलाउंसेस भी होता है, जिसमें मशीनिंग आ जाता है, श्रिंकेज अलाउंसेस आ जाता है, टेपर अलाउंसेस आ जाता है, इसका बाद डिस्टॉर्शन अलाउंसेस आ जाता है, और सब मेरा पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। कहीं पे हम लोग पॉजिटिव अलाउंसेस देते हैं, कहीं नेगेटिव अलाउंसेस देते हैं। तो ये इन सब का बात करेंगे आप। तो अलाउंसेस क्या होता है सर? क्या होता है सर अलाउंसेस? वो पैटर्न में देते हैं कभी कभी, आप समझो। चलो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा सा समझा देता हूँ फिर से, ताकि मैं समझो जो भी मैं बता रहा हूँ ना, आप लोग फील करो। जैसे कि मैंने ये बताया था ना कि इस तरह का मैंने एक बॉक्स लिया, और इस तरह का मान लो कोई बॉक्स है, और इसके अंदर मैंने क्या करा है? सैंड डाल दिया। मान लो मैंने सैंड भर दिया, ठीक है, मोल्डिंग सैंड है, मोल्डिंग सैंड है जिसमें रेजिन वगैरह कुछ बाइंडिंग एजेंट वगैरह है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? मान लो कोई मेरा सिलेंड्रिकल इस तरह का ऑब्जेक्ट बनाना है, या फिर मान लो कोई ना सर्कुलर कोई स्पेयर टाइप का बॉल, जो फुटबॉल होता है ना, उस तरह का कोई गोल टाइप का मुझे लोहा का बनाना है, आयरन का मुझे बनाना है। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट ये मुझे बनाना है। किसका बनाना? आयरन का बनाना है, ठीक है सर, आयरन का मुझे बनाना। ओके, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले पैटर्न क्रिएट करूंगा। ये तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट जो बनाना है, फाइनल है, तो पहले मैंने पैटर्न क्रिएट करूंगा। तो मान लो ये वुड का है, वुड का क्या मैंने बनाया? पैटर्न बनाया, ठीक है, पैटर्न मैंने बनाया, और इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे मैंने इस तरह करके रख दिया, और उसका फिर जैसे मैंने हटाऊंगा तो यहाँ पे कैविटी बन जाएगा। अब मेरा बात समझना, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे मोल्टन मेटल जैसे मैं पोर करूंगा तो मोल्टन मेटल यहाँ पे आके फील हो जाएगा। मोल्टन मेटल क्या होगा? फील हो जाएगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, जो मोल्टन मेटल होता है ना, जो मेटल होता है, वो सॉलिडिफिकेशन के बाद श्रिंक कर जाता है। क्या कर जाता है? श्रिंक कर जाता है। मतलब अगर ये पूरा का पूरा फील हम लोग कर देंगे ना, इतना में फील कर देंगे, तो मेटेरियल श्रिंक करके इतना हो जाएगा, मतलब इसका डायमीटर थोड़ा घट जाएगा। क्या मेरी बात समझ आया कि नहीं? जैसे बात समझो, ये वुड जैसे पैटर्न जो हम लोग फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे ना, मान लेते हैं ये मैंने कहा कि 6 mm का बनाना है। कितना का बनाना है? 6 mm का। तो पैटर्न भी मान लेते हैं मैंने 6 mm का ही लिया, तो केविटी भी कितना बना? 6 mm का बना। ये मेरा 6 mm का बना, 6 mm का बना। बट जैसे मोल्टन मेटल मैंने पोर करा और वो सोलिडिफाई होगा, सूख गया, मैंने सूख, समझ रहे हो ना, वो जब आपका पूरा का तरह से सॉलिड बन गया, लिक्विड से सॉलिड बन गया, तो पता चला ये 4 में अटक गया। डायमीटर कितना हो गया? 4 होगा। क्यों? क्योंकि आफ्टर सॉलिडिफिकेशन के बाद जो मेटल होता है वो श्रिंक कर जाता है, श्रिंक कर जाता है। समझ आया? अगर इतना है तो श्रिंक करके वो इतना हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट चारों तरफ से वो क्या कर जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। अब समझो, आपको चाहिए था 6, मिल गया 4 का, मतलब फाइनल प्रोडक्ट जो मिला मुझे, स्पेयर बॉल मिला, फुटबॉल मिला लोहा का, लेकिन वो 4 डायमीटर का मिला, 4 mm का। तो जो बनाने के लिए बोला था आपको 6 का बोला था, अब 4 का बना दी, क्या वो काम आएगा? नहीं है काम, वो तो बेकार हो गया। तो क्या करते हैं यहाँ पे ना, हम लोग अलाउंसेस प्रोवाइड करते हैं। अब अलाउंसेस प्रोवाइड करते हैं मतलब हम मुझे 6 का चाहिए था ना, तो अब हम लोग जो पैटर्न बनाएंगे ना, वो हम लोग 8 का बनाएंगे। क्या करेंगे? 8 का बनाएंगे। अब समझना, तो फाइनल प्रोडक्ट मेरा 6 डायमीटर का चाहिए था, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? जो पैटर्न बनाएंगे ना, वो हम लोग बनाएंगे 8 का, तो 8 डायमीटर का, यानी अब हम लोग डायमीटर कितना लेंगे? 8 mm का डायमीटर लेंगे। और यहाँ पे जो मैं केविटी भी बनाऊंगा, पैटर्न को जो यहाँ पे रखूंगा मोल्डिंग सेट पे, वो 8 लेके चलूंगा। तो अब ये बनेगा ना, ये 8 का बना। ये किसका बना? मेरा 8 mm का बन गया। अब यहाँ पे जो मोल्टन मेटल में पोर करने वाला हूं, ये मोल्टन मेटल आया और पोर करके ऑटोमेटिकली मेरा 6 mm मिल जाएगा। कितना का मिल जाएगा? 6 mm का, जो मुझे फाइनल प्रोडक्ट चाहिए। आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता कि 6 mm ही हो गया? ये अलग अलग मेटल जो होता है ना, अलग अलग श्रिंकेज रेट होता है, जो मैं आपको टेबल बताने वाला हूं कि जिसमें मेटल, जैसे कास्ट आयरन का करें तो कास्ट आयरन पर mm में कितना वो श्रिंक करता है, तो जितना आप बनाएंगे उससे आपको पता चल जाएगा कि मुझे इतना बड़ा बनाना है तो उसमें कितना श्रिंकेज होगा। तो वो पहले आपका अलाउंसेस उतना बड़ा दे दीजिएगा कि 2 mm मेरा श्रिंक कर जाएगा अगर मैं इतना डालूंगा, तो पहले 2 mm आप बड़ा कर लीजिएगा। समझा? या फिर समझो क्या सर यही एक रीजन है कि श्रिंकेज कर जाता है मेरा मेल्टर? नहीं, और एक रीजन है। मान लो आप यहाँ पे प्रोडक्ट इतना बड़ा लाएं, ठीक है, 8 mm का लाए, और ऑब्वियसली बात है कास्टिंग करते हो ना, तो जो आपका सरफेस फिनिश होता है ना, वो अच्छा नहीं मिलता है, रफ सरफेस फिनिश मिलता है। तो जब रफ सरफेस फिनिश मिलता है तो आपको फिनिशिंग करना पड़ता है। जैसे मान लो इस तरह का मिला कुछ, इस तरह का, इस तरह उबड़ उबड़ खाबड़, आप देख रहे हो ना चारों तरफ उबड़ खाबड़ है, तो यहाँ पे फिनिशिंग करते हैं। तो यहाँ पे जब आप फिनिशिंग करिएगा तो फाइनल प्रोडक्ट कुछ इतना मिल जाएगा। आप फिनिशिंग करके बहुत सारा मेटेरियल को रिमूव कर दे, तब भी तो मान लो पहले डायमीटर कुछ था, मान लो ये 10 का डायमीटर था, ठीक है, कितना का था? 10 का mm का था। लेकिन जैसा आप फिनिशिंग करें ना, फिनिशिंग करने के बाद आपका डायमीटर क्या हो गया? 9 डायमीटर हो गया, 1 डायमीटर घट गया, तो फिर भी फिनिशिंग करना पड़ता है। कभी टेपर अलाउंसेस देते हैं कि कोई चीज़ को निकालते हैं, मान लो इस तरह का कोई चीज़ हम लोग इस तरह का किए हैं, ठीक है, और इस तरह का कोई चीज़ को हम लोग जब निकालते हैं ना तो टूट जाता है, तो थोड़ा टेपर अलाउंसेस हम लोग देते हैं इस तरह करके, ताकि जब वो निकले ना तो टूटे ना। तो बहुत सारी चीज़ें
अलाउंसेस दिया जाता है, यह समझ गए ना, कि अलाउंसेस देते हैं कभी फिनिशिंग के लिए तो कभी आपका श्रिंक कर जाते हैं, इसके लिए पैटर्न को बढ़ा देते हैं। अलाउंसेस, पहले अलाउंस दे दिए, समझ आया, तो ये होता है मेरा अलाउंसेस। अब डिपेंड करता है, किसी किसी में पॉजिटिव अलाउंसेस देते हैं, किसी किसी में नेगेटिव अलाउंस देते हैं। अब ये क्या होता है ये तो क्लास में ही आप लोग को बताऊंगा, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ टेंशन नहीं लेना, क्योंकि पूरा क्लास में हम लोग यही करेंगे। अभी तो बस आप लोग बेसिक समझ रहे हो ना कि क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, वही मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं देखो जो बच्चा को ना ये जानना है ना कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ कितना नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आज ही की क्लास में उसको समझ आ जाएगा। क्योंकि मैं आज ही की क्लास में आपको इतना समझ में आ जाएगा कि क्या होता है पूरा कास्टिंग, आज के क्लास में समझ जाएगा। और समझो भी 15-16 लेक्चर आने वाला है ना, अच्छा खासा लेक्चर आएगा, 1 घंटा 1.5 घंटा का, तो समझो आज ही में आपको पूरा ओवरऑल नॉलेज मिल जाएगा कि क्या आप पढ़ोगे। तो ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, अलग अलग तरह का पैटर्न आपका होता है। फिर बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मोल्डिंग सैंड। देखो मोल्डिंग सैंड वही जो केविटी बनाने, जो आपका बॉक्स होता है, बॉक्स में जो सैंड डालते हैं, अब वो जो सैंड डालते हैं ना उसका भी प्रॉपर्टी होता है, उसमें हम लोग कुछ एडिटिव्स वगैरह मिलाते हैं। एग्जांपल के तौर पे ऐसा समझ लो ना, जैसे सिलिका सैंड मिलाते हैं, कुछ बाइंडर मिलाते हैं, जैसे फेविकॉल होता है ना, जैसे फेविकॉल में हम लोग वुड वगैरह, जैसे आपका बैट, कभी क्रिकेट बैट खेले हो वो टूट जाता है ना, जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वुड का बुरादा जैसा लेते हैं, उसमें फेविकॉल डाल के उसको चिपका देते हैं। सिमिलरली सैंड में भी कुछ हम लोग फेविकॉल जैसा कुछ मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है। क्यों मिलाते हैं, ताकि वो पकड़े रहे। जैसे जैसे हम लोग मान लो पैटर्न बॉक्स के अंदर जो सैंड डालें, सैंड डालने के बाद जो हम लोग पैटर्न उठा के उसके अंदर डालें और जोर से इंप्रेशन दबाए, ठोक ठोक के हैमर से, हाँ थोड़ा सा ठोके उस पैटर्न को, ताकि वहाँ पे गड्ढा जैसा बन जाए। अगर वो अच्छी तरह से बनेगा नहीं गड्ढा, जैसे हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, फिर से वो मेरा रेत जो टूट जाएगा ना, समझ आए। जो केविटी बना है ना, जैसे देखो यहाँ पे, यहाँ देख रहे हो ना, इसके अंदर मान लो कोई पैटर्न हम लोग अंदर में डाले हुए हैं, अंदर में कोई पैटर्न डाला है, अंदर में क्या डाले हैं, कोई इस तरह का पैटर्न डाला है। अब पैटर्न को एक सेकंड रेड कलर से दिखाते हैं, पैटर्न डाला है। अब इसको जैसे मैं बाहर निकालूंगा ना, तो हो सकता है आपस में क्या सैंड है ना, इधर गिर गया इधर गिर गया, तो केविटी रहेगा, केविटी टूट फूट जाएगा। इसके लिए क्या करता है, सैंड में भी कोई चीज़ मिला देते हैं, ताकि वो कुछ देर रहने के बाद वो आपस में पकड़ ले। जैसे पैटर्न बाहर करे तो एकदम जिस तरह केविटी बना है ना, वो केविटी जैसा ही, गड्ढा जैसा ही बना रहे, समझ आए। इसके लिए यहाँ पे कुछ हम लोग एडिटिव वगैरह भी इसमें मिलाया जाता है। तो मेल्टिंग सैंड का प्रॉपर्टी भी जानना पड़ेगा, ठीक है, और उसके प्रॉपर्टी को इन्हांस करने के लिए कुछ चीज़ें भी मिलाते हैं। ओके, ठीक है, सिलिका सैंड मिलाते हैं, क्ले मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं सॉलिडिफिकेशन टाइम। सॉलिडिफिकेशन टाइम मतलब क्या होता है कि भाई जब मैं मोल्टन मेटल डाला, जैसे देखो यहाँ पे भी दिखाया गया है, ये देखो आपको देख रहे हो ना, स्प्रू है, ये पहले बेसिन है, स्प्रू बेसिन, जहाँ से हम लोग मोल्टन मेटल को पोर करते हैं, यहाँ से डाला जाता है, ठीक है, यहाँ से क्या कहा जाता है, डाला जाता है। फिर ये आता है, फिर ये स्प्रू है, स्प्रू के थ्रू यहाँ पे आता है। फिर चोक एरिया है, इसका ये देखो रनर, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है रनर है, यहाँ रन करता है। रन के बाद यहाँ 3 गो गेट दिखाई दे रहा है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। ये क्या है, मेरा इन गेट से गेट है, जिसके थ्रू, गेट मतलब जिससे रूम का गेट होता है, जिसके थ्रू आप इंटर करते हो। तो यहाँ पे इस तीनों गेट के थ्रू क्या करता है, मोल्टन मेटल इंटर करता है। कहाँ पे, आपके केविटी में। इतना बड़ा जो है ना इस तरह का केविटी है, यानी कि जहाँ पे कास्टिंग मतलब फाइनल प्रोडक्ट को कास्टिंग कहा जाता है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, इंजीनियरिंग में जब भी बोलेगा ना कास्टिंग बना कहने का मतलब वो फाइनल प्रोडक्ट का बात कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे राइजर है। राइजर क्या होता है कि यहाँ पे जब आप ऊपर से देखते हो ना, ये कुछ चीज दिखाई नहीं देगा, सिर्फ आपको ये दिखाई देगा, ये हॉल एक दिखाई देगा और एक आपका ये हॉल दिखाई देगा, ये 2 ही हॉल दिखाई देता है। तो एक हॉल, तो आपको कैसे पता चलेगा, कब तक आप मोल्टन मेटल को डालते रहोगे, तो आप जब तक डालते रहोगे तब तक, जब तक डालते रहो जब तक कि मेरा राइजर से मोल्टन मेटल बाहर ना आए, समझ आए। इधर से फील करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, जब तक देखोगे राइजर से भी मेरा मोल्टन मेटल बाहर निकल रहा, तब आप छोड़ दो कि हाँ, यानी कि पूरा मेरा केविटी फुल हो गया। ये पहला काम। दूसरा काम होता है कि राइजर बेसिकली, ये मेरा बाद में डिस्कस करेंगे कि जब श्रिंकेज वगैरह करता है ना, सॉलिड श्रिंकेज करता है, तो उस टाइम पीरियड में मोल्टन मेटल और चाहिए होता है, तो हम लोग राइजर से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मतलब ये स्टोर करके रखता है, ये सबसे लास्ट में सॉलिडिफाई होता है। राइजर का जो मोल्टन मेटल होता है सबसे लास्ट में सॉलिडिफाई होता है। क्यों, क्योंकि अगर मान लो मैंने यहाँ पे पूरा फिल कर दिया, मतलब पूरा का पूरा फिल करके मोल्टन मेटल डाल दिए, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मोल्टन मेटल जो होता है वो श्रिंक करता है, तो श्रिंक करके मान लो छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया। अब जैसे ही इतना छोटा हो गया तो भाई बाकी जगह में खाली हो गया ना, तो खाली बच गया। तो अब वहाँ पे कौन डालेगा, इधर से डाल नहीं सकते, क्योंकि इधर से ही पहले से ही मोल्टन मेटल फिल है, ये पहले ही डाला गया है, ये भी सूख गया है, तो कौन अब डालेगा, तो राइजर वहाँ पे काम आता है। वो सबसे लास्ट में क्या किया जाता है, डाला। इसीलिए इसको गर्म रखने के लिए ना कुछ चीजें भी यूज किया जाता है।
तो बाद में वो खाली जगह को यहाँ पे डाला जाता है, जो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी अगर नहीं समझ आ रहा ना तो आप मत समझिए, जो बच्चा पहले कभी पढ़ा होगा उसको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, अदरवाइज आप बिल्कुल अपनी टेंशन मत लो, क्योंकि इस सब में एक क्लास चलेगा लंबा लंबा 1-2 घंटा का, ठीक है। चलिए, तो सॉलिडिफिकेशन टाइम बस ये समझ लेना कि सॉलिडिफिकेशन टाइम भी हम लोग पढ़ेंगे, इससे न्यूमेरिकल वगैरह भी आ जाता है, कितना टाइम रहा कोई चीज सॉलिडिफाई होने में। अब वो डिपेंड करता है कि आप कितना टेम्परेचर वगैरह प्रोवाइड किए हो मोल्टन मेटल में, या फिर कौन सा मेटल को आप कास्ट कर रहे हो उसमें डिपेंड करता है, और बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है कि आप लोग का स्प्रू, बेसिन, गेट, राइजर, रनर, ये आप कितना प्रोवाइड किए हो, अच्छा प्रोवाइड किए हो या नहीं किए हो, सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाइए। फिर कास्टिंग प्रोसेस, फिर हम लोग प्रोसेस का बात करेंगे, है ना, प्रोसेस पैरामीटर का बात करेंगे, एप्लीकेशन का बात करेंगे। भाई अलग अलग तरह का जो भी आपका कास्टिंग प्रोसेस होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें सभी वो कास्टिंग आ जाएगा ना, जितना तरह का कास्टिंग होता है, सिंपल सा लॉजिक है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ से न्यूमेरिकल आता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल्स यहाँ से पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल, और टफ नहीं, अगर आप 1-2 न्यूमेरिकल बना लिए ना तो आप आराम से सॉलिडिफिकेशन टाइम का बना लोगे, डिफिकल्ट नहीं है। फिर अगर न्यूमेरिकल पूछा जाता तो कुछ अलाउंसेस से न्यूमेरिकल यहाँ से भी पूछा जाता, तो ये भी ध्यान रखिएगा, तो यहाँ से भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। फिर मैंने कहा एक आपका गेट से काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता, गेट्स का डिजाइन वगैरह जानना। फिर आपका इंपॉर्टेंट आ गया, दिस इज योर कास्टिंग प्रोसेस, यहाँ भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। फिर आपका कास्टिंग डिफेक्ट, ये भी आप इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, क्योंकि डिफेक्ट जानना पड़ेगा, अलग अलग तरह का आपका डिफेक्ट होता है, और उसका रेमेडीज कैसे उसको ठीक करते हैं। कास्टिंग डिफेक्ट, जैसे मान लो सॉलिड मेटल को आप केविटी में पोर किए, सॉलिड मेटल को मेल्ट करने के बाद केविटी में पोर किए, अब मेटल है, गर्म है, तो उससे गैस भी निकलेगा। अब उस गैस को बाहर निकलने का अगर रास्ता मिल गया, ठीक है, तब तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पे गैस क्या करेगा, इंटरप्ट कर जाएगा, क्योंकि अंदर में फंस जाएगा गैस, तो भाई वहाँ पे गैस डिफेक्ट आएगा, समझ आया। जिससे क्या होगा, उसके जो कास्टिंग है यानी फाइनल प्रोडक्ट है, उसके क्वालिटी जो होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी वो घट जाएगा, उसका उतना हार्ड टफ स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगा। तो ये सब चीज़ को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, समझ आया। तो ये भी आप देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये पैटर्न वगैरह है, पैटर्न यहाँ पे डाला गया। मान लो ये वुड का है, ये दोनों किसका है, ये समझो कि ये दोनों वुड का है, ये दोनों वुड का है, और डाला गया, फिर इसको रिमूव कर लिया जाएगा, इसके अंदर अभी डाला जाएगा सैंड, डाला जाएगा सैंड, भर दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो 2 बॉक्स है, तो अलग अलग बात करेंगे। तो क्या इतना आप समझ आए कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कास्टिंग प्रोसेस में। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी कास्टिंग। तो अब हम लोग कास्टिंग को स्टार्ट कर रहे हैं, और जब भी मैं बोलूँगा ना कि मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ कास्टिंग को, तो कतई मतलब ये आप लोग मत समझना कि सर जी इससे पहले जो आपने बताया ना उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ पे जो बताया जा रहा है ना, हर एक लाइन, ईच एंड एवरी लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। हर एक लाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, तो हर एक लाइन को ध्यान से देखना है। चलिए डिस्कस किया जाए अब कास्टिंग क्या होता है। चलिए कास्टिंग प्रोसेस, तो अब तक तो इतना आप लोग समझ ही गए होंगे कि कास्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच मोल्टन मेटल, है ना, इन विच अगर बात करें कास्टिंग इज अ प्रोसेस एक प्रोसेस होता है इन विच मोल्टन मेटल, यानी कि ये भी बोल सकते हैं कि मोल्टन लिक्विड मेटल, ठीक है, मोल्टन मेटल लिक्विड विल बी अलाउड, एक सेकेंड, मोल्टन नहीं हो रहा, मोल्टन मेटल लिक्विड विल बी अलाउड टू सॉलिडिफाई। हम लोग क्या करते हैं, उसको सूखने के लिए देते हैं, सूखने समझ ना, सॉलिडिफाई होने के लिए देते हैं, इन अ प्री डिफाइंड मोल्ड केविटी। प्री डिफाइंड मतलब पहले से ही बनाया हुआ मोल्ड केविटी में हम लोग क्या करते हैं, मोल्टन मेटल को सॉलिडिफाई होने के लिए देते हैं। और ये केविटी कैसे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ पैटर्न। हम लोग पैटर्न के थ्रू केविटी पहले बनाते हैं, उसके बाद मोल्टन मेटल को, कोई भी मेटल लेते हैं उसको मेल्ट करते हैं, और मेल्ट करने के बाद कंटेनर के थ्रू हम लोग केविटी में डालते हैं, और उसके बाद आफ्टर द सॉलिडिफिकेशन हो जाने के बाद कास्ट ऑब्जेक्ट को निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है फ्रॉम दी मोल्ड बाय ब्रेकिंग इट। मोल्ड को तोड़ के, सैंड का बनाता है, सैंड को तोड़ के, ठीक है, उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, फिर उसको फिनिशिंग वगैरह करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट मुझे मिल जाता है। दिस इज द प्रोसेस। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझाया गया है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम लोग भाई मोल्डिंग सैंड लेंगे। जैसे यहाँ पे देखो समझाया गया, मान लो ये इस तरह का कोई बॉक्स है ना, ये क्या है मेरा, इस तरह का कोई बॉक्स था, एक सेकंड थोड़ा सा मैं थिक ले लेता हूँ मेरा पेंसिल, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे मोल्डिंग सैंड लेंगे, एक बॉक्स पर लेंगे, इसमें हम लोग मोल्डिंग सैंड लेंगे, और सैंड यहाँ पे डाल देंगे, पूरी तरह से डाल दिए, ठीक है। या फिर ये भी कर सकते हो कि सबसे पहले पैटर्न को रखने के बाद आप सैंड डालो, ठीक है। तो आप जो जैसा करो, पहले आप लोग सैंड लिए और पैटर्न को डाले, या फिर सैंड पैटर्न को रख के, जैसे देख सकते हो ये मेरा पैटर्न है, और पैटर्न क्या है, ये हूबहू वैसे ही होगा जैसे मेरा कास्टिंग ऑब्जेक्ट चाहिए,
हूबहू कैसा होगा, जैसा मुझे कास्टिंग ऑब्जेक्ट चाहिए उसी तरह का यहाँ पे पैटर्न हम लोग लेंगे। और ये मेरा चाहे वुड का हो सकता है, मेटल का हो सकता है, एलॉय का हो सकता है, वैक्स का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है। ठीक है, इसको लिए मैंने बॉक्स में रख दिया। ठीक है, ये इस तरह का मान लो कोई बॉक्स बनाए हम लोग, इस तरह करके बॉक्स में सैंड डाला गया, उसमें हम लोग पैटर्न को रख दिए और रखने के बाद उसको हम लोग हैमरिंग कर दिए, इंप्रेशन बनाए। उसके बाद उसको निकाले, जैसे निकालेंगे तो यहाँ पे मेरा खाली बन जाएगा, कैविटी बन जाएगा, मोल्ड कैविटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, मोल्ड कैविटी बन जाएगा। मोल्ड कैविटी डालने के बाद हम लोग यहाँ पे कंटेनर के थ्रू यानी कि मोल्टन मेटल पहले वो हम लोग पिघाल लेंगे, है ना, गर्म करके जितना टेम्परेचर में वो मेल्ट होगा, है ना, वो भी डिपेंड करता है कि भाई जिस मेटल का आप कास्ट कर रहे हो उसको कितना टेम्परेचर तो गर्म करता है जिसमें मोल्टन मेटल में आ जाए। ठीक है, इतना भी नहीं करना कि वेपर बन के उड़ जाए मेटल। तो गर्म करने के बाद ये कंटेनर है, कंटेनर से मोल्टन मेटल को यहाँ पे डालेंगे और ये कैविटी में आके पूरा तरह से फिल हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको सॉलिडिफिकेशन होने का टाइम देंगे, जितना टाइम ये सॉलिडिफाई हो जाता है और हो जाने के बाद ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट इस तरह करके मिल जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट मेरा मिल गया, दैट्स इट, दिस इज द प्रोसेस। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझाया गया, देखो यहाँ पे दो प्रोसेस है, एक बॉक्स है जिसका दो पार्ट है, ये फर्स्ट बॉक्स है, सेकंड बॉक्स है। और देखो यहाँ पे जो देख रहे हो ना, ये आपका एक मेटल का पार्ट है, मोल्टन मेटल डाला गया, फिर वो सूख गया, फिर ये मेरा मेटल निकल गया। और इस तरह करके देख सकते हो ये अलग वर्कर है, जो वर्कर क्या किया गया यहाँ पे देखो मोल्टन मेटल को पोर किया, देख रहे हो ना, पूरा गर्म है एकदम। ठीक है, एकदम पानी जैसा आपको लग रहा है लेकिन गर्म गर्म है। ये मोल्टन मेटल है, कुछ भी हो सकता है, एलॉय हो सकता है, मेटल हो सकता है, उसको क्या क्या पोर किया जाता है, कहाँ पे, एक मेरा ये बॉक्स है, यानी कि यहाँ पे कैविटी देखो बनाया गया, उस कैविटी में मोल्टन मेटल को पोर किया जा रहा है, फिर इसको सूखने दिया जाएगा, फिर इस कैविटी को हटाया जाएगा, फिर इसको तोड़ा जाएगा मोल्टन मेटल को और निकाला जाएगा। जो मोल्ड कैविटी है उसको तोड़ के फाइनल प्रोडक्ट को निकाला जाएगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कास्टिंग, ये मेरा होता है प्रोसेस कास्टिंग। फिर उसके बाद निकालने के बाद उसको थोड़ा बहुत हम लोग फिनिशिंग भी करते हैं, ऑब्वियसली आता है फिनिशिंग मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिनिशिंग करते हैं और मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये करते हैं हम लोग कास्टिंग में, राइट। चलिए आगे बढ़ा जाए। यहाँ पे एक चीज़ बना सकते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट मुझे कैसा मिलेगा, तो कुछ इस तरह से मिलेगा, ऐसे ही था ना, ऐसा। एक सेकंड, थोड़ा अच्छा नहीं बना, थोड़ा इसको ठीक ले लेते हैं, कुछ ऐसा एंड ऐसा। तो ये मेरा मिल गया, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। ये मेरा सॉलिड ऑब्जेक्ट है जो फिनिशिंग वगैरह के बाद मुझे मिल गया, दिस इज योर कास्टिंग। कास्टिंग मतलब कास्ट ऑब्जेक्ट बोले फिर कास्टिंग बोले तो समझ जाना कि फाइनल प्रोडक्ट का ही बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे कास्ट ऑब्जेक्ट में लिख देता हूँ, एक सेकंड, कास्ट ऑब्जेक्ट, और ये मेरा कास्टिंग मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। ये मोल्डिंग आपका सैंड है। आर यू गॉट इन माई पॉइंट और नॉट। चलिए, तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आप लोग से इंपॉर्टेंट थिंग फॉर कास्टिंग, कास्टिंग के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग को पता होना चाहिए, जिसके थ्रू यानी कि अगर कास्टिंग हम लोग कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ मेरे पास होना चाहिए। तो सबसे पहले बात मेरे पास होना चाहिए पैटर्न। क्या होना चाहिए, सबसे पहले बात मेरे पास होना चाहिए पैटर्न। पैटर्न के बाद होना चाहिए मेरे पास मोल्डिंग सैंड, भाई पैटर्न होना चाहिए, फिर मोल्डिंग सैंड होना चाहिए, एंड उसके बाद होना चाहिए टूल एंड इक्विपमेंट। क्या होना चाहिए मेरे पास, टूल होना चाहिए और इक्विपमेंट होना चाहिए। कुछ कुछ इक्विपमेंट का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, एंड कुछ टूल्स होना चाहिए जिसके थ्रू हम लोग उसको निकाल रहे हैं या फिर कोई चीज़ को डाल रहे हैं। कंटेनर वगैरह चाहिए मोल्टन मेटल को डालने के लिए, ठीक है, बॉक्स वगैरह चाहिए, जो मोल्ड बॉक्स होता है जहाँ पे हम लोग मोल्डिंग सेंट को डाल के पैटर्न डाल के कैविटी क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए चाहिए। अब बात करते हैं वन बाय वन करके। जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि सर जी क्या होता है मेरा पैटर्न, तो पैटर्न होता है रेप्लिका ऑफ कास्ट ऑब्जेक्ट। जिस तरह का हम लोग कास्टिंग कर रहे हैं उसका उसी हूबहू मेरा उसी तरह का पैटर्न बनाते हैं। जैसे मैंने कहा वुड का बना सकते हैं, वैक्स का बना सकते हैं, प्लास्टिक का बना सकते हैं, क्योंकि उसका काम है बस कैविटी बनाना जैसा मुझे कास्टिंग चाहिए। अगर बात करें मोल्डिंग सैंड का, तो मोल्डिंग सैंड में कुछ एडिटिव्स रहता है, कुछ बाइंडर्स वगैरह रहता है, सबको जोड़ा जाता है। क्यों, जैसे देखो ना ये मोल्डिंग सैंड है तो ये कुछ बाइंडर और कुछ एडिटिव डाला जाता है। क्यों, ताकि जब हम लोग कैविटी बनाएं तो कैविटी उसी तरह रहे, कोलैप्स ना कर जाए, कैविटी मेरा टूट फूट जाए। क्योंकि रेत होता है ना, रेत को आप मान लो कभी समुद्र में गए हो ना, एक सेकंड में आप लोग को चीज़ दिखाता हूँ विजुअलाइज करने के लिए। ये चीज़ देखना, कभी समुद्र में हम लोग क्या करते हैं ना, देखो यहाँ पे हॉल बनाया गया ना, ये हॉल कैसे बनाते हैं आप लोग को याद होगा। आप लोग करते क्या है ना, जाते हैं और यहाँ जाकर पैर एक घुसा देते हैं, पैर डाल के और इस तरह का रेत बना के टीला जैसा बनाते हैं, कुछ इस तरह बनाते हैं। तो ये ऑटोमेटिक देखिए कुछ देर के बाद ना कोलैप्स कर जाएगा, टूट जाता है।
क्यों? क्योंकि उसमें जो रेत है ना उसमें कोई एडिटिव वगैरह नहीं है, कोई चीज़ नहीं है जिसमें जितने भी आपका पार्टिकल है, रेत का पार्टिकल जो स्मॉल पार्टिकल वो आपस में चिपका हुआ बॉन्ड आपस में अटैच करने के रखने के लिए कोई चीज़ हम लोग यहाँ पे एडिटिव नहीं मिला है। तो हम लोग क्या करते हैं मोल्डिंग सैंड में कुछ एडिटिव वगैरह मिलाते हैं ताकि आपस में जो ग्रेन है ना, सैंड का ग्रेन है, सैंड पार्टिकल वो आपस में पकड़े रहे, ताकि जैसा केविटी बनाए रहे वो केविटी बने रहे, टूटे फूटे ना। समझ आया? इस चीज़ का उसको ध्यान रखा जाता है, राइट। तो ये चीज़ है। तो मैं यहाँ पे कहाँ डिस्कस कर रहा था, जस्ट अ मिनट। तो बस ये सभी फिगर लाने के पीछे ही मकसद ये है कि आप लोगों को समझा जाए। कुछ बाइंडर्स वगैरह उसको पकड़ने के लिए एडिटिव वगैरह मिला जाता है, ठीक है। चलिए क्या मिला जाता है सबके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग इंपॉर्टेंट थिंग्स वी यूज इन कास्टिंग प्रोसेस उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एंड टूल एंड इक्विपमेंट का बात करेंगे तो जैसे मान लो कंटेनर हो गया, है ना, कंटेनर हो गया जिससे हम लोग मोल्टन मेटल को पोर करते हैं, केविटी को खोला जाता है, लॉक किया जाता है, उसके लिए नट बोल्ट का यूज़ करते हैं और बहुत सारे चीज़ का यूज़ किया जाता है। तो वो सभी चीज़ें। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कुछ एडवांटेज का। अगर मैं कास्टिंग कर रहा हूँ, सर कास्टिंग अगर हम लोग कर रहे हैं तो कास्टिंग करने के पीछे कोई तो मकसद होगा, और क्या क्या एडवांटेज है। अगर मेरा एडवांटेज होगा तो कुछ मुझे डिसएडवांटेज भी देखने को मिलेगा। तो क्या क्या बेनिफिट्स है उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट आपका एडवांटेज देखने को मिलता है ड्यूरिंग कास्टिंग, दैट इज योर कॉम्प्लेक्स शेप जो होता है कैन बी कास्ट इजिली। आप कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स शेप जो है ना आप आराम से कास्ट कर सकते हो। जैसे देखो ये आप देख सकते हो इंजन कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना तरह का हॉल यहाँ पे है, कितना सिलेंड्रिकल है, किस तरह का ऑब्जेक्ट है, काफी कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा। तो कितनों भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, कितनों भी टफ क्यों ना हो ऑब्जेक्ट, आप इजिली कास्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कटिंग वटिंग करने का तो टेंशन नहीं है। बस आप क्या करो, उस तरह का पैटर्न होना चाहिए आपका, उस तरह का पैटर्न आपने क्रिएट करा और पैटर्न को मोल्ड बॉक्स में रख दिया सैंड के ऊपर, और उसके बाद वो रेडी हो जाने के बाद उसमें मोल्टन मेटल पोर कर दो। तो इंपॉर्टेंट बस ये है कि पैटर्न जो होता है, जो आप लोग पैटर्न बनाओ वो प्रॉपर बनना चाहिए, एंड मेल्टन जो मोल्टन मेटल होता है वो हर एक पार्ट तक फ्लो करना चाहिए। समझ है ना, हर एक पार्ट तक जब तक मेरा मोल्टन मेटल फ्लो नहीं करेगा तो कैसे बनेगा। मान लो कहीं तक पहुंचा ही नहीं, उससे पहले सोलिडिफाई हो गया मोल्टन मेटल, यानी कि मेरा मोल्टन मेटल का टेम्परेचर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब टेम्परेचर जो होता है जिस टेम्परेचर में उसको मेल्ट करते हैं वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं, कम करेंगे तो क्या होगा वो हर कोने तक पहुंचेगा ही नहीं और मेरा सॉलिडिफाई हो जाएगा, और ज्यादा कर देंगे तो वेपर बन जाएगा। समझे, फिर तो और घाटा होगा। तो बस दोनों चीज का ध्यान रखना है, मोल्टन मेटल का टेम्परेचर एंड पैटर्न अगर अच्छा बनेगा तो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स शेप को आराम से बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। सेकंड, डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल कैन बी इजिली कास्ट इजिली, यानी कि देखो अगर मान लो मेटल कटिंग कर रहे हो तो मेटल कटिंग में जैसे मैंने कहा कॉम्प्लेक्स शेप को कटिंग करना काफी डिफिकल्ट होता है। सिमिलरली डक्टाइल रहे, ब्रिटल मटेरियल रहे, तो आपको पता है डक्टाइल मटेरियल को कटिंग करना इजी रहता है, लेकिन ब्रिटल मटेरियल में कटिंग टूल जो होता है ना बार बार टूट जाता है क्योंकि काफी ब्रिटल होता है ना, और लाइफ अगर टूटेगा ही नहीं तो लाइफ आपका कम हो जाता है। बार बार कटिंग टूल जो है वो ब्रेक कर जाता है। अलग अलग तरह का इक्विपमेंट होल्डिंग डिवाइस का यूज करते हैं हम लोग। समझ आया, यहाँ पे क्या होता है कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ब्रिटल रहे आपका डक्टाइल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोल्टन मेटल को मेल्ट करो, जो भी आपका मेटल है जिससे आपको प्रोडक्ट बनाना है उसको मेल्ट करो और केविटी में डाल दो मोल्टन मेटल को, आफ्टर सॉलिडिफिकेशन के बाद आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ईजी होता है। फिर बात करेंगे लार्ज साइज ऑब्जेक्ट कैन बी इजिली प्रोड्यूस बाय द कास्टिंग ओनली। अब मान लो मेटल कटिंग कर रहे हो, अब बड़ा सा आपने ऑब्जेक्ट लिया कुछ इस तरह सा, मान लो इतना बड़ा आपने ऑब्जेक्ट लिया, ये समझ लो घर इतना बड़ा है, अब उसको कटिंग करके कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स टाइप का इस तरह का साइज बनाना है। अब समझ लो इसको कटिंग करना कितना डिफिकल्ट होगा, काफी डिफिकल्ट होगा, राइट। लेकिन कास्टिंग करेंगे तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, बस पैटर्न बनाओ और पैटर्न के अंदर में आप डाल दो मोल्टन मेटल को। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक लिया है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बड़ा सा, आपको दिखा रहा है ना, बड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा कि बड़ा सा यहाँ पे एक बनाया गया है ऑब्जेक्ट। ठीक है, देख लो कितना बड़ा, यहाँ पे एक आदमी खड़ा, कितना छोटा नजर आ रहा है। ये समझ लो कितना बड़ा ऑब्जेक्ट बनाया गया कास्टिंग के थ्रू, राइट। ये कास्टिंग के थ्रू निकाल रहा है, ये बन के रेडी हो गया, अब इसको फिनिशिंग वगैरह किया जाएगा। समझ आया, केविटी से निकाला गया है। तो आप लोग जो है इजी तरीके से क्या कर सकते हो, कास्ट कर सकते हो बड़ा से बड़ा ऑब्जेक्ट को विद द हेल्प ऑफ कास्टिंग। तो ये भी आपका क्या होता है, एक आपका फायदा होता है, राइट। चलिए, तो ये भी आपका हो गया। यहाँ पे बात करते हैं हम लोग आगे। तो डक्टाइल ब्रिटल मटेरियल को हम लोग इजीली कास्ट कर सकते हैं, लार्ज साइज का इजीली हम लोग कास्ट कर सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ याद रखना, बड़ा सा बड़ा साइज का अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है ना तो एक कास्टिंग ही प्रोसेस है जिसको इजीली तरीके से बड़ा कर सकते हैं। कटिंग से भी कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। कास्टिंग होता है जिसे इजी तरीके से बड़ा चीज़ों को हम लोग कास्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा बेनिफिट होता है। आगे डिस्कस करते हैं। लेस मेरा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, इनिशियल कॉस्ट जो होता है ना वो मेरा कम होता है,
सॉरी इनिशियल कॉस्ट मेरा ज़्यादा लगता है लेकिन रनिंग कॉस्ट कम होता है। अगर बोलेगा कि सर मेरा अगर कास्टिंग करते हैं तो क्या मेरा मैंने एक लाइन पे आप लोगों को कहा कि लेस एक्सपेंसिव मतलब ज़्यादा खर्चीला नहीं होता है। तो कोई अगर पूछेगा क्या इनिशियल कॉस्ट भी कम लगता, नहीं, इनिशियल कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा इसका होता है लेकिन रनिंग कॉस्ट एक बार इनिशियल आपने लगा दिया, जैसे पैटर्न बनाने का जो प्रोसेस होता है और जो आपका कास्ट बॉक्स जो यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और बहुत सारा चीज़ें, वही आपका थोड़ा बहुत आपका कॉस्ट लगता है। लेकिन एक बारी वो बन जाने के बाद, वो सभी इक्विपमेंट आपके पास आ जाने के बाद जो प्रोसेस होता है, रनिंग कॉस्ट होता है, वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। और क्या बताया गया, एलॉय कैन बी प्रोड्यूस बाय कास्टिंग ओनली। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलॉय को अगर आपको कास्ट करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस, मतलब एलॉय को अगर आपको प्रोड्यूस करना है, एलॉय से कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, तो एक ही आपका तरीका है कास्टिंग। कास्टिंग के थ्रू ही आप क्या कर सकते हो, एलॉय को बना सकते हो। जैसे आपने लिया कॉपर को और जिंक को, कॉपर जिंक को बना के हम लोग ब्रास बनाते हैं ना, यू नो दैट कॉपर मिलाएं एंड जिंक बनाएं, दोनों को मिलाने के बाद ब्रास बनाते हैं। तो ये जो ब्रास बना क्यों बना, कास्टिंग के थ्रू ही मिलता है, मुझे कास्टिंग के थ्रू ही मिलता है। तो काफ़ी इजी तरीके से हम लोग कर सकते हो। बताइए, क्या कॉपर को और जिंक को मिला के एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना, दूसरा एक प्रोडक्ट बनाना किसी और प्रोसेस से पॉसिबल है? किसी और प्रोसेस से पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आपको एलॉय कोई ऑब्जेक्ट बनाना ना, तो ओनली आपके पास एक ही तरीका, कास्टिंग। कटिंग से क्या होगा, कटिंग से आप दो चीज को जोड़ नहीं सकते हो ना, इम्पॉसिबल है जोड़ना। दूसरा क्या प्रोसेस होता है, मेटल कटिंग हो गया या फिर वेल्डिंग। वेल्डिंग के थ्रू क्या करोगे, पूरा का पूरा गलाओगे, बड़ा से बड़ा, उसको आप ज्वाइनिंग कर सकते हो, दो पीस को आपस में ज्वाइंट कर सकते हो। ये आपने यहाँ पे बीच में ज्वाइन करा, तो ये मान लो मेरा कॉपर का, ये मेरा जिंक का है, तो आप क्या कर सकते हो, ज्वाइंट कर सकते हो दोनों को। लेकिन आपको दोनों को मिला के कोई अगर एलॉय बनाना है ना, वो आप नहीं कर सकते हो। हर मॉलिक्यूल्स जो होता है ना, जिंक का भी पार्टिकल्स और आपका कॉपर का भी मॉलिक्यूल आपस में मिल्स के एक एलॉय बना दे, वो एक प्रोसेस जो होता है ना, वो किसके थ्रू हो सकता है, कास्टिंग के थ्रू होता है। क्योंकि इन दोनों को पहले हम लोग मेल्ट करेंगे, मेल्ट करने के बाद कंटेनर में लाएंगे और फिर हम लोग पोर करेंगे कैविटी में। तो एक ही तरीका होता है जिसके थ्रू हम लोग एलॉय बना सकते हैं, दैट इज योर कास्टिंग। समझ आए कि नहीं? चलिए, ये चीज हो गया। अब अगर बात करेंगे सर इतना एडवांटेज है तो कुछ ना कुछ तो मुझे डिसएडवांटेज भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बात करते हैं डिसएडवांटेज क्या क्या देखने को मिलता है कास्टिंग में। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कास्टिंग का डिसएडवांटेज, तो आप लोग का होता है रफ सरफेस, यानी कि आप इसमें आपको जो सरफेस फिनिश है ना, वो उतना अच्छा नहीं मिलता है। सरफेस फिनिश थोड़ा खराब मिलता है, यानी कि निकालने के बाद आपको फिनिश करना पड़ता है, फिनिशिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो ना, चिकना आपको सरफेस नजर आ रहा, नहीं आ रहा। देखो ऊपर में बहुत सारा आपको देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारा जो है उबड़ खाबड़ चीजें नजर आ रहा होगा। तो ये चीज आप लोग को, ये चीज जो है वो कमी देखने को मिलता है, ढेर सारा आपको उबड़ खाबड़ है देखने को मिलता है, इसको फिनिशिंग करना पड़ता है। और प्रोसेस देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आप देखोगे ढेर सारा आप लोग को यहाँ गड्ढा दिखाई दे रहा होगा, तो यानी कि थोड़ा बहुत जो है आपको सरफेस खराब मिलता है। यहाँ भी देख सकते हो इस तरह का आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, यानी कि इसको आपको फिनिशिंग करने का जरूरत पड़ता है। तो ये एक आपको डिसएडवांटेज करने का मतलब देखो, अब इसके लिए आपको अलग मशीनिंग करना पड़ेगा, अलग टाइम देना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, अलग थोड़ा सा एक्सपेंसिव, थोड़ा और खर्चीला बढ़ गया, ठीक है। तो भाई कॉस्ट बढ़ गया प्रोडक्ट का, तो दैट इज वाई इसका डिसएडवांटेज में बोल सकेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, दैट्स वाई मशीनिंग, इसीलिए कहा गया कि मशीनिंग हम लोग करते ही करते हैं। अगर आप कास्टिंग कर रहे हो तो आपको मशीनिंग जो है वो करना ही पड़ता है। आपको मतलब मशीनिंग करने के बाद हमेशा जरूरत पड़ेगा, ऑलवेज जरूरत पड़ेगा मशीनिंग का। समझ आए? चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेट चांस ऑफ गैस डिफेक्ट। देखो डियर स्टूडेंट, हम लोग यहाँ मेटल को भाई मोल्टेन मेटल में कन्वर्ट करते हैं। मेटल को क्या करते हैं भाई, गर्म करते हैं, इतना गर्म करते हैं कि मोल्टेन मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो केविटी के अंदर जाता है। जब वो गर्म होगा तो ऑब्वियसली बात है हीट होगा, हीट के चलते वो उसमें वेपर निकलेगा और वेपर बाहर आना चाहेगा केविटी के अंदर। जैसे मान लो ये केविटी है ना, ये केविटी मैंने बताया, और केविटी के अंदर मेरा मोल्टेन मेटल है, और मान लो मैंने यहाँ पे मोल्टेन मेटल यहाँ पे इस तरह करके डाला, ये मोल्टेन मेटल यहाँ से डाला और अंदर चल गया मेरा मोल्टेन मेटल। तो मोल्टेन मेटल यहाँ से गैस जो है, गैस हीट मेरा गैस जो बाहर आना चाहेगा, तो अगर उसको जगह मिला तब तो अच्छी बात है, और अगर जगह नहीं मिला तो अंदर ही गैस जो है वो इंटरप्ट कर जाएगा, अंदर ही फंस जाएगा। उसके चलते गैस डिफेक्ट आपको नजर आता है, जो कि इस तरह का डॉट डॉट चीज, जैसे कि देखो यहाँ पे गैस डिफेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो देख रहे हो ना, छोटा छोटा डॉट डॉट करके दिखाई दे रहा होगा, ये सभी क्या, दीज आर गैस डिफेक्ट। ये जो हॉल दिखाई दे रहा है ना, दीज आर गैस डिफेक्ट। ये गैस डिफेक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो भी आप बोल सकते हो कि ये भी एक कैसा होता है, एक तरह का आपका डिसएडवांटेज है जो कि देखने को मुझे मिलता है इन कास्टिंग प्रोसेस। आगे बढ़ा जाए। फिर कहा गया है इट्स अ लेबोरियस प्रोसेस एंड टाइम कंज्यूमिंग, मतलब ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग वाला प्रोसेस होता है। अब भाई मोल्टेन मेटल को गर्म करो तब टाइम लगेगा,
स्प्रू होता है, बेसिन होता है, रनर होता है, राइजर होता है, उसके थ्रू आप मोल्टन मेटल को डालो। डालने के बाद सॉलिडिफाई होने के लिए टाइम दो। टाइम देने के बाद उसको आप सबको हटाओ, सबको ब्रेक डाउन करो। अब ब्रेक डाउन करने के बाद मैंने जैसे कहा कि इसमें जैसे अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा डियर स्टूडेंट, ये मैं देखो यहाँ पे मोल्टन मेटल कहाँ कहाँ आता है भाई, पूरा का पूरा स्क्रू बेसिन में भी आ जाता है, पूरा चोक में भी आ जाता है, पूरा का पूरा रनर में भी मोल्टन मेटल फिल हो जाता है, गेट में भी, तीनों गेट में भी फिल हो जाता है, और आपका केविटी में भी फिल होता है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँगा कौन सा मेरे लिए ज़रूरत है, तो सिर्फ जो कास्टिंग में है ना वही मेरे लिए ज़रूरत है, बाकी चीज़ मेरा वेस्ट है। आपका राइजर में ही भल जाएगा, तो बाकी चीज़ को हम लोग कटिंग करके हटा देते हैं। मतलब जो स्क्रू में, चौक में, रनर में, गेट में, राइजर में जो मेटल होता है ना वो मेरे लिए कोई यूजफुल नहीं है। सबको हम लोग क्या करते हैं, कटिंग करके हटा देते हैं, इसको भी कटिंग करके हटा देते हैं, इसको भी हटा देते, सबको हटा देते हैं। बस मेरे लिए जरूरत है बस ये वाला चीज़, तो उसको हटा देते हैं। समझ आए? तो यानी कि ये सभी चीज़ों में टाइम लगता है। फिर जो आपको मिलता है प्रोडक्ट, वो मेरा उसका सरफेस फिनिश अच्छा नहीं होता, तो आपको उसका सरफेस फिनिशिंग भी करना पड़ता है। इट मीन्स कुल मिला के ये पता चला कि मेरा लेबोरियस काम होता, टाइम कंज्यूमिंग मेरा होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर मैं बात करूँगा इसका डिसएडवांटेज का, तो डेट इज योर इट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म मैकेनिकल प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग रेट। मतलब ये यूनिफॉर्म कूलिंग रेट नहीं होता, कहीं पे जल्दी सॉलिडिफाई होगा, कहीं पे कम सॉलिडिफाई होगा। इसको कैसे समझोगे, मान लो आप इस तरह का है ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे मोल्टन मेटल मैंने डाला गया है, मोल्टन मेटल यहाँ पे डाला गया है, केविटी है, और ये केविटी के अंदर मेरा इस तरह का पैटर्न है, ये मेरा पैटर्न बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर मेरा यहाँ पे क्या डाला गया। अब मेरा बात समझो, इसके जो इसके सामने ज़्यादा एयर रहेगा ना वो जल्दी सॉलिडिफाई होगा, ठीक है, यहाँ से एयर जल्दी जल्दी मिल रहा है तो जल्दी जल्दी सॉलिडिफाई होगा चारों तरफ से। एंड बीच में सेंटर में सॉलिडिफाई लेट से होगा, क्योंकि एयर जाने में लेट लगेगा ना, तो कहीं पे जल्दी सॉलिडिफाई हो रहा है, कहीं पे आपका लेट से सॉलिडिफाई हो जा रहा है, तो उसके चलते क्या होगा ना, यूनिफॉर्म मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं मिल पाता है, यूनिफॉर्म मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं मिल पाता है। इसीलिए इसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो है एक जैसा थ्रू आउट दी होल लेंथ, बात करें थ्रू आउट दी ऑल एरिया, जो प्रोडक्ट होता है एक तरह का मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं देखने को मिलता है, बिकॉज कूलिंग रेट जो होता है यूनिफॉर्म नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग रेट के चलते आपको देखने को मिलता है ये चीज़। तो ये भी एक तरह का डिसएडवांटेज हो जाता है। इतना हो गया। और जैसे मैंने बात करा था कि मेरा अगर कुछ टाइप मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है जो हम लोग यूज करते हैं इन कास्टिंग, तो सबसे पहले हम लोग बात किए थे पैटर्न के बारे में, है ना, फिर हम लोग बात किए थे मोल्डिंग सेंड के बारे में और टूल एंड इक्विपमेंट के बारे में। मैं दिखा देता हूँ, अभी जस्ट हम लोग बात किए थे ना, यहाँ पे देखना, ये देखो पैटर्न हो गया, मोल्डिंग सेंड हो गया, टूल इक्विपमेंट हो गया। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज का बात करें तो अब हम लोग बात करते हैं वन बाय वन करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पैटर्न के बारे में, क्या क्या मेरा पैटर्न क्या होता है, फिर बात करेंगे सेंड वगैरह के बारे में, फिर टूल एंड इक्विपमेंट के बारे में, देन हम लोग बात करेंगे कास्टिंग अलग अलग प्रोसेस के बारे में। नाउ पैटर्न जानने से पहले, पैटर्न जो हम लोग लेते हैं वो केविटी यानी बॉक्स में लेते हैं, तो पहले बॉक्स को समझना पड़ेगा। पहले बॉक्स लेते हैं, बॉक्स के ऊपर ही हम लोग सेंड डालने के बाद उसमें पैटर्न रखते हैं, तो पहले बॉक्स जान लेते हैं, जिसको कहा जाता है मेरा मोल्ड बॉक्स। अभी जो मेरा मोल्ड बॉक्स होता है ये मेरा होता है 2 बॉक्स भी एंड हो जाता है मेरा 3 बॉक्स भी। क्या होता है 2 बॉक्स एंड 3 बॉक्स, कौन कहाँ पे क्यों यूज करते हैं, चलो उसके बारे में बात करते हैं। और ये बॉक्स होता क्या, समझ गए होंगे। बॉक्स हम सिंपल होता है, बॉक्स में हम लोग सेंड वगैरह डालते हैं, उसमें हम लोग डालते हैं आपका पैटर्न को, ठीक है, जो कि रेप्लिका होता है कास्टिंग का, जिस तरह का कास्टिंग करता है उसी तरह का मुझे पैटर्न हम लोग बनाते हैं और उसको फिर हम लोग सेंड के अंदर डालते हैं, फिर उसको रेमिंग करते हैं हथौड़ा से, सेट हो जाता है, सेट के बाद पैटर्न को बाहर निकालते हैं, केविटी मेरा रेडी हो जाता है, मोल्टन मेटल को पोर करके सॉलिडिफाई होने के बाद मेरा प्रोडक्ट मिल जाता है। तो एक तरह का मेरा बॉक्स होता है, ये देख सकते हो प्रैक्टिकली बॉक्स कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक सेकंड, इसी में हम लोग क्या करते हैं, मोल्टन मेटल को यहाँ से पोर किया जाता है, मतलब आई मीन सबसे पहले सेंड डाला जाता है, सेंड इसके ऊपर पूरा फिल कर देते हैं, सेंड फिल करने के बाद पैटर्न डालते हैं, फिर केविटी बनता है, फिर मोल्टन मेटल आपका पोर किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका 2 बॉक्स है, देख सकते हो, ये आपका पहला है और ये आपका दूसरा है, और बीच में जो लाइन होता है उसको कहा जाता है पार्टिंग लाइन, जिससे दोनों बॉक्स को डिवाइड करा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या करा कि ये मेरा 2 बॉक्स है, ये दोनों का हैंडल है, ये पहला का हैंडल है, ये दूसरा का हैंडल है, ठीक है, ओके सर। एंड दोनों बॉक्स है, तो ऊपर वाले बॉक्स को कोप कहा जाता है, नीचे वाले बॉक्स को ड्रैग कहा जाता है। अब बोलेंगे सर कैसे याद रखें, CD आपको पता ना, ABCD जानते हो ना, ABCD, तो पहले क्या आता, C आता, फिर D आता, तो ये रखना पहले C होगा बाद में D होगा, पहले वाला कोप बॉक्स फिर नीचे वाला ड्रैग बॉक्स। एंड अगर जो मेरा कास्ट प्रोडक्ट है, यानी कि जो केविटी बनाते हैं वो कहाँ पे बनाते हैं,
इन दोनों के बीच में बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये जो हैंडल है ना, इस हैंडल से खोल के दोनों पार्ट को अलग अलग कर सकते हैं, इजिली रिमूवल करने में काफ़ी इजी होता है। जैसे आप यहाँ पे देखो करा गया, ये देखो ऊपर वाला जो क्या है, कॉफ है, ऊपर में क्या है मेरा कॉफ है, ठीक है, ये मेरा कॉफ हो गया, एंड नीचे में आपका ड्रैग हो गया, दिस इज जो कॉफ और नीचे आपका ड्रैग। और देखो यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो ऊपर में भी आपको देख रहे हो कैविटी वगैरह है ना, यहाँ भी मोल्टेन मेटल जाएगा, यहाँ भी जाएगा, और मेरा प्रोडक्ट इस तरह से बनेगा, कॉप एंड ड्रैग बॉक्स। यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ पे बीच में पार्टीशन है, कॉप एंड ड्रैग है, इधर हाफ है, देख सकते हो ना, हाफ यहाँ पे नजर आ रहा, पूरा सर्कुलर नहीं घुमा है, इतने ही आया है, इतने ही आया है, पूरा इस तरह करके जो है ना, ये पूरा उधर भी है। देखो यहाँ पे कॉप बॉक्स में हाफ आपको मिलेगा और ड्रैग बॉक्स में हाफ आपका मिल रहा है जो प्रोडक्ट है। बीच में पार्टिंग लाइन होता है, जो मेटालिक प्लेट होता है, या फिर हम लोग बेसिकली पार्टिंग वहाँ पे लाइन दिया जाता है। क्यों? जैसे मैंने कहा, ताकि रिमूवल करने में जो प्रोडक्ट होता है, जैसे जब हम लोग मोल्टेन मेटल को डाल देते हैं, जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसको निकालने में काफ़ी इजी होता है, इसके लिए दो पार्ट में डाला गया है। ठीक है, तो पार्टिंग लाइन बीच में हो गया, कॉप एंड ड्रैग के बीच में मेरा देखो ये कास्ट प्रोडक्ट रखा गया यहाँ पे, ठीक है, और बीच में यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या करेंगे, उस जो पैटर्न होता है, ये बेसिकली मान लो पहले हम लोग पैटर्न डालें, ठीक है, पैटर्न डाले, पैटर्न के बाद हम लोग मोल्डिंग सेल डालें, फिर इसको रेमिंग फोर्स के थ्रू हम लोग रैम करते हैं, हथौड़ा के थ्रू उसको रेमिंग किया जाता है ताकि पूरी तरह से सेट हो जाए। और इस सैंड में जो मोल्डिंग सैंड है, इसमें बहुत सारा क्या है, बाइंडिंग मटेरियल डाला गया है, एडिटिव वगैरह डाला गया है, फिर रेमिंग करेंगे। उसके बाद हम लोग देखो इसको क्या करेंगे, इस अब समझ आया आपको क्यों यूज है। देखो अभी बोलेंगे सर जी क्यों आपने कॉप एंड ड्रैग पार्ट में डिवाइड करा गया है, समझो। मगर मैं बोलूंगा कि सर जी मुझे कास्ट प्रोडक्ट बनना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग दोनों बॉक्स में क्या करेंगे, बीच में मैंने दोनों बॉक्स को खोला, खोलने के बाद मैंने बीच में मैंने इस तरह करके पैटर्न डाल दिया। ये मेरा पैटर्न है वुड का, मान लो लकड़ी का है, ठीक है, मैंने पैटर्न डाल दिया यहाँ पे। अब मैं पैटर्न डालने के बाद क्या करूंगा, यहाँ पे पैटर्न डालने के बाद बॉक्स को लगाया और पूरा सैंड भर दिया, ऊपर से खाली समझ लो, ये मैंने पूरा सैंड भर दिया, ये मेरा सैंड हो गया, भर गया, पूरा नीचे तक भर गया, पूरा नीचे तक डाल दिया गया। अब मुझे इस पैटर्न को तो बाहर निकालना पड़ेगा ना, तो पैटर्न को खोलेंगे, तो देखो यहाँ पे खोला जा रहा है ना, इस पैटर्न को ऐसे खोला जाता है। खोलने के बाद देखो ऊपर में खाली हो गया है। अब बोलेंगे सर सैंड टूट क्यों नहीं रहा, सैंड कोलैप्स क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें एडिटिव वगैरह मिलाया गया है, ठीक है, एडिटिव और बाइंडर्स मिला गया, जिसके तरह से वो वहाँ पे खाली देखो ऊपर में केविटी जैसा बन गया है, जो कि ये अब केविटी ही बना रहेगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों बॉक्स को खोले और इस पैटर्न को बाहर निकाल दिए, पैटर्न को जैसे बाहर निकाले तो केविटी बन गया, उसके बाद फिर से पैटर्न को लॉक कर दिए। अब ऊपर में इस तरह करके हम लोग यहाँ पे राइजर वगैरह लगाएंगे, स्क्रू लगाएंगे, उसके थ्रू मोल्टेन मेटल को यहाँ पे हम लोग पोर करेंगे, इसके थ्रू मेरा पोर होगा और यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे मोल्टेन मेटल फिल हो जाएगा। मोल्टेन मेटल फिल होने के बाद सॉलिडिफिकेशन का टाइम देंगे, फिर से कॉप एंड ड्रैग को खोलेंगे और मेरा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ से बाहर हो जाएगा और मेरा प्रोडक्ट मिल गया। दैट्स द प्रोसेस। समझ आया कि नहीं, बस ये चीज होता है। तो ये कब यूज किया जाता है, टू बॉक्स, जब मेरा सिंपल प्रोडक्ट बनाते हो ना, तब हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, किसका यूज किया जाता है, मेरा टू बॉक्स का, टू मोल्ड बॉक्स का यूज किया जाता है। अच्छा ये जो चीज है मेरा क्या, दिस इज योर मोल्डिंग सैंड है, ये मेरा क्या है, मोल्डिंग सैंड है, इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है, जो कि टाइटली इसमें फिल करा जाता है, रेमिंग वगैरह देने के बाद, एडिटिव वगैरह मिलाने के बाद। फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, और ये सभी हैंडल है, आपको पता, दोनों हैंडल मैंने कहा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं थ्री बॉक्स का। थ्री बॉक्स का यूज कहाँ करते हैं, थ्री बॉक्स का डियर स्टूडेंट वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपका साइज है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मतलब बड़ा साइज है या फिर कॉम्प्लेक्स आपका शेप है। कॉम्प्लेक्स शेप एंड साइज जब हम लोग कास्टिंग करने का जरूरत पड़ता है ना, तब हम लोग थ्री बॉक्स का यूज करते हैं, थ्री मोल्ड बॉक्स का यूज करते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हो, ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है और ये आपका तीसरा है। लेकिन जब तीन बॉक्स यूज करते हैं तो पार्टिंग लाइन यहाँ पे दो हो जाता है। जैसे यहाँ पे बीच में एक दिखाई दे रहा है ना, ये आपका फर्स्ट पार्टिंग लाइन है और यहाँ पे और एक आपका पार्टिंग लाइन नजर आ रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे दो पार्टिंग लाइन और तीन बॉक्स, और तीनों बॉक्स का अलग अलग नाम भी हो जाता है। पहले वाले को आपको पता, हमेशा ऊपर वाले को कोप कहेंगे और नीचे वाले को हमेशा ड्रैग कहेंगे, CD। लेकिन जो बीच में होता है ना, उसको चिक कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है, चिक कहा जाता है। जैसे देखो यहाँ पे समझाया गया है, देखो ये रहा आपका, सबसे ऊपर में है तो कॉफ है, नीचे में तो ड्रैग है और बीच में चिक है, ठीक है। पार्टिंग लाइन यहाँ पे दो नजर आ रहा है आप लोग को, दो बीच में है तो दो पार्टिंग लाइन है। और फिर इसमें हम लोग भाई वही सेम प्रोसेस है, पहले पैटर्न डालेंगे, ठीक है। अगर हम लोग चाहो तो यहाँ पे हैंडल बना सकते हैं, सबको खोलने के लिए रहेगा यहाँ पे, ठीक है। एक सेकेंड, इन सभी को मुझे रिमूव करने दीजिए, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे हैंडल मान लो है, एक है, ठीक है,
हैंडल दोनों साइड से रहेगा, जिस साइड इधर रहेगा अदर साइड भी रहेगा, वो दिखेगा नहीं। हैंडल खोल के आप लोग क्या कर सकते हो, बीच में पैटर्न को रखोगे, फिर सैंड वगैरह डालोगे, रेमिंग अच्छा से टाइटली फील करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर से उस पैटर्न को हटाओगे, केविटी क्रिएट हो जाएगा, एंड उसके बाद मोल्टर मेटल डाल के सॉलिडिफाई के बाद आप लोग को प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो दैट इज द प्रोसेस। तो ये आपका मोल्डिंग आपका बॉक्स हो गया, मोल्ड बॉक्स हो गया। अब बारी आता है मेरा पैटर्न का। इसी मोल्ड बॉक्स में हम लोग पैटर्न को डाला जाता है। किसको डाला जाता है, पैटर्न को रखा जाता है। और पैटर्न क्या होता है, पैटर्न एक मेरा होता है रेप्लिका, मतलब समझ रहे हो ना, ये पूरी तरह से आपका कास्टिंग ही है। क्या है आपका, कास्टिंग ही है। जैसा आपको कास्टिंग चाहिए उसी तरह का हम लोग लकड़ी वगैरह का कुछ बनाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लकड़ी का बनाया गया ना, ये आपका वुड का है तो दिस इज योर पैटर्न। अब इस पैटर्न को मैं क्या करूंगा, ये देखो सेकंड वाले में ये देखो रखा गया ना, मान लो इसी वुड को लो और इस वुड को मैंने यहाँ पे वुड पे मतलब वुड को इस लकड़ी के सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, सैंड के, सैंड जो कि मोल्डिंग सैंड है। देखो नॉर्मल सैंड नहीं है, मोल्डिंग सैंड है, क्योंकि एडिटिव वगैरह है। बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि सैंड क्या कोलैप्स कर जाता है गड्ढा बनाने के बाद, कोलैप्स नहीं करेगा, इसमें बाइंडर वगैरह मिलाया जाता है, ठीक है, क्ले मिलाया जाता है, वाटर रहता है, कुछ अलग तरह का और चीजें मिलाता है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने डाल दिया, अब ये केविटी क्रिएट हो गया। जैसे केविटी कैसे क्रिएट हो जाएगा, इस तरह का मान लो केविटी क्रिएट हो गया। अब इससे केविटी क्रिएट हो जाने के बाद, ठीक है, ये केविटी मान लो इस तरह का कोई प्रोडक्ट बनाना है मुझे, केविटी क्रिएट हो जाने के बाद इसको फिर लॉक करेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मोल्टर मेटल को फिल करेंगे। मोल्टर मेटल को जब डाल देंगे, मोल्टर मेटल देखो यहाँ पे डाला गया मोल्टर मेटल ना, देखो यहाँ पे मोल्टर मेटल गिरा हुआ है, तो मोल्टर मेटल यहाँ पे डाल दिया गया है। देखो इस हॉल के थ्रू मान लो डाला गया अंदर में, ठीक है। ये दो बॉक्स है, ध्यान दो, ये बीच में देखो यहाँ पे पार्टिंग लाइन है, ये बीच में पार्टिंग लाइन है, ये आपका पहला बॉक्स है इधर वाला और ये नीचे वाला है दूसरा बॉक्स। तो दो बॉक्स है, फिर इसको खोलेंगे और खोलने के बाद मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट इस तरह का देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे बॉक्स को तोड़ के इस मोल्टन वैक्स को हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे और जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट है उसको मैं बाहर कर दूंगा, राइट। जैसे देखो यहाँ पे पैटर्न, अगर मान लो जैसे मैंने एग्जांपल एक बताया था ना कि हम लोग समुद्र में जाते हैं और पैर अंदर करके और उसके ऊपर हम लोग रेत डालते हैं और फिर जैसे पैर को धीरे धीरे निकालेंगे ना तो मेरा केविटी क्रिएट हो जाएगा। तो पैटर्न जो है ना मेरा पैर काम किया, जो मेरा लेग है, आपका लेग है, ठीक है, जो आपका लेग है वो पैटर्न का काम किया अभी, क्योंकि आप पैटर्न जैसा डाले और उसी तरह का वहां पे केविटी क्रिएट होगा। अब मान लो यहाँ पे मोल्टन मेटल डाल देंगे, जैसा आपका पैर है वैसा बन जाएगा वहां पे, राइट, समझ आया कि नहीं। फिर कभी कभी देखते हो ना आज के टाइम पे क्या करता है, कोई मान लो कोई मम्मी पापा है, उसका पैर का सिंबल लेने के लिए या फिर हाथ को इस तरह पकड़ के जो वेडिंग, कोई मान लो नया नया शादी करता है तो आप देखोगे ना आज ऐसा मोल्डिंग मटेरियल आ गया है। मोल्डिंग मटेरियल में दोनों हाथ पकड़ के इसी तरह डाला जाता है, सैंड के थ्रू उसको निकाला जाता है, उसको वहाँ पे केविटी क्रिएट हो जाता है। फिर उसमें मोल्टन मेटल डाला जाता है, मेटल डालो या फिर कोई चीज़ और डालो, ठीक है, और उस तरह का हैंड आ जाता है, उसको रखा जाता है। तो वहाँ पे पैटर्न क्या काम किया, पैटर्न आपका हैंड ही काम किया, ठीक है, क्योंकि कैसा आपको प्रोडक्ट मिला, आपका हैंड जिस तरह पकड़े उसी तरह मिला, यानी कि रेप्लिका क्या होगा, आपका हैंड जैसा ही हो गया। तो हैंड आपका क्या होगा, रेप्लिका ऑफ द कास्ट ऑब्जेक्ट। तो वहाँ पे आपका हैंड जो है वो आपका पैटर्न का काम किया। तो पैटर्न सिंपल हो जाता है क्या मेरा, इट्स अ रेप्लिका ऑफ द कास्ट ऑब्जेक्ट विथ सम अलाउंसेस। बात करेंगे अलाउंसेस का, वैसे मैं अलाउंसेस आप लोग को बता चुका हूँ अलाउंसेस क्या होता है। याद है अलाउंसेस क्या बताए थे कि मोल्टन मेटल श्रिंक कर जाता है। अब मान लो 10 mm का मुझे चाहिए, उसका आपका लेंथ, और श्रिंक करके 8 हो गया, तब तो मेरा कोई मान लो बोलेगा 10 mm का चाहिए तभी मेरा काम आएगा। कहीं मान लो वो मेरा कहीं फिट करेगा मशीन में, 10 mm का ही चाहिए, 8 हो गया तो बर्बाद हो गया ना वो चीज़। तो उसको पता है कि इस मेटल का कर रहे हैं और उस मेटल में 2 mm का श्रिंकेज होगा, तो पहले वो 10 mm के जगह में 12 mm पैटर्न बनाएगा, ताकि मोल्टन मेटल डालने के बाद ऑटोमेटिक वो 10 में आ जाएगा। या फिर आप मान लो कोई बोलेगा कि 10 mm का चाहिए और आपने 10 mm का ही पैटर्न बनाया और 10 mm का पूरा आपको मिल गया, लेकिन उसमें फिनिशिंग करना पड़ेगा, थोड़ा इधर उधर निकला हुआ है और फिनिशिंग करके 1 mm घट गया, तब भी घाटा हो गया। तो आप 1 mm ज़्यादा दोगे क्योंकि आपको पता है कि इसमें सरफेस फिनिश अच्छा नहीं मिलता कास्टिंग में। तो सरफेस फिनिश जब करेंगे ना तो मेटल रिमूव करेंगे, क्योंकि फिनिशिंग मतलब मेटेरियल को रिमूव करना, तो रिमूव करेंगे तो मेरा लेंथ घटेगा। तो दैट वे मैं पहले ही अलाउंसेस दे देता हूं ताकि मेरा वो घाटा ना हो। तो 11 लेके चलेंगे तो ऑटोमेटिक जैसे मैं 1 रिमूव करूंगा तो 10 आ जाएगा, तो मुझे चाहिए फाइनल, राइट। तो इसीलिए सम अलाउंसेस देके यहाँ पे चला जाता है। तो देखो यहाँ पे जैसे यहाँ समझाया गया है कि मेरा ये रिक्वायर्ड साइज है, ठीक है, कास्टिंग साइज है, और ये एक्सेल साइज है। कभी देखो छोटा लिया जाता है, कभी बड़ा लिया जाता है, डिपेंड करता है कि कैसा है, ठीक है। तो वही चीज़ है, समझ आया कि नहीं पूरी तरह से। तो ये चीज़ आ गया, जैसे कि मैं समझा देता हूँ और एक बारी कि ये है, जैसे मान लो ये मेरा केविटी है और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ये मेरा बॉक्स है ना, मान लो 2 बॉक्स पैटर्न है एंड यहाँ पे मैंने एक कैविटी यहाँ पे क्रिएट किया है और ये मान लो कोई स्क्वायर साइज का ही मुझे कास्ट चाहिए और ये मेरा कितना का है, 10 का है एंड मुझे 10 mm का ही चाहिए। कोई बोला है कि 10 mm का ही मुझे फाइनल प्रोडक्ट चाहिए, तो आपको पता है कि अगर मैं 10 का ही बनाऊंगा और मोल्टन मेटल यहाँ पूरा फिल कर दूंगा,
तो यू नो दैट कि मुझे फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा ना, यानी जो मेरा कास्ट प्रोडक्ट मिलेगा, ये मान लो इस तरह करके कास्ट प्रोडक्ट मुझे मिला, और अभी तो है ये 10 mm का, ठीक है। ये जो मेरा डायमीटर मिला है ना, ये 10 mm का ही मिला है। मेरा कितना का है ये, मेरा 10 mm का ही है। लेकिन आपको पता है कि सरफेस फिनिश अच्छा नहीं मिलता है, मतलब सरफेस फिनिश थोड़ा इधर इस तरह से सरफेस फिनिश मिलेगा, थोड़ा खराब सरफेस मिलेगा। तो आपको सरफेस फिनिश तो करना पड़ेगा ना, यानी कि आपको रिमूव करना पड़ेगा इस तरह से। तो हो सकता अब इसका डायमीटर जो घट गया, थोड़ा घट गया ना, तो आप क्या करोगे, कितना घटा ना, 1 mm घटा, तो पहले से आप थोड़ा सा 1 mm ज़्यादा लेके यहाँ पे चलोगे, यानी पैटर्न जो बनाओगे ना, वो पैटर्न कितना बनाओगे, 11 mm का बनाओगे, ताकि 11 mm का मेरा केविटी बन गया, और मोल्टेन मेटल डालेंगे और 11 mm का ही मेरा मिलेगा। लेकिन जैसे हम लोग फिनिशिंग वगैरह करेंगे तो ऑब्वियसली मेरा 10 mm में आ जाएगा, मिल जाएगा। तो अलाउंसेस यहाँ पे प्रोवाइड किया ना। अब यहाँ पे कभी कभी हम लोग पॉजिटिव अलाउंसेस भी देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, पॉजिटिव अलाउंसेस दिया, क्योंकि मेरा चाहिए था कितना, 10 चाहिए था। मैंने पैटर्न कितना बनाया, 11 का बनाया, 11 का मैंने पैटर्न बनाया, तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा एक दिया, तो ये हो गया मेरा पॉजिटिव अलाउंसेस। अलाउंसेस मैंने बढ़ा के दिया। कभी मेरा 10 mm चाहिए था फाइनल, ये फाइनल चाहिए था, और मैं यहाँ पे 9 दूंगा, कोई ऐसा होगा कि वो एक्सपेंड कर जाएगा, तो मैं 9 लेके चलूंगा वहाँ पे, समझ आया, 9 लेके चलूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि 9 पैटर्न अगर बनाएंगे, पैटर्न 9 का बनाएंगे तो ऑटोमेटिक मेरा एक्सपेंड कर जाएगा और 10 बन जाएगा। तो डिपेंड करता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी उतना कॉम्प्लेक्स जाने का जरूरत नहीं है। आप ये बस समझो कि पैटर्न मेरा होता क्या, पैटर्न मेरा होता है रेप्लिका कास्टिंग विथ सम अलाउंसेस, जो अलाउंसेस मैंने आपको बताया, एंड क्या होता है पैटर्न ये भी समझ गए होंगे। और पैटर्न किसी भी चीज़ का हो सकता है, जैसे यहाँ पे वुड दिखाया गया, वुड हो सकता है, वैक्स यानी मोम भी हो सकता है, या प्लास्टिक हो सकता है, या मेटल हो सकता है, अलग हो सकता है, कुछ भी आप ले सकते हो, राइट। चलिए, तो ये रहा आज का क्लास। कल हम लोग क्या का बात करेंगे, टाइप्स ऑफ, हम लोग बात करेंगे अलाउंसेस के बारे में, एंड सभी को मैं बताऊंगा अलग अलग तरह का अलाउंसेस क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है, कैसे कास्टिंग में यूज करते हैं। सो गाइज मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।